नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 वीडियो का सीरीज कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 22 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 21 क्लास करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं और फिर रिवीजन नहीं करते हैं तो आधा अधूरा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। यकीन मानिए, आप भारत के नंबर 1 कंटेंट जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होता है वहां पढ़ रहे हैं। चाहे आपका दोस्त कहीं 2199 का ही क्लास लेके क्यों न जीके जीएस पढ़ रहा हो, उससे बेहतर रिजल्ट मैं आपको दूंगा अगर आप हमारे कंटेंट को फॉलो करते हैं तो। फ्री में पढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाऊंगा, और बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूं, बहुत कम पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नौकरी लेने के लिए सिर्फ जीके जीएस ही काफी नहीं होती, अन्य पहलुओं को भी समान रूप में पढ़ना पड़ता है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, रिजल्ट आपको जरूर होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ये जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ये मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और छोटी सी फी अदा करके कंटेंट बाय कर लेंगे, या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर का डायरेक्ट हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। चलिए, ये जो आप कुछ देख रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। ये रेलवे की ग्रुप डी जिनको देना है उनके लिए परीक्षा दर्पण करना बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम के कराए हैं। ये टॉपर चॉइस है, ये जो आपके न्यू एग्जाम वेंडर है एसएससी, दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए, है ना। ये 36 सीरीज से बनाया गया है, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। और ये पैरासीटामोल 2 है जो मार्क बूस्टर का काम करता है। तो एसएससी के लिए वर्तमान समय में मेरे पास 3 सीरीज है जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, 35 सीरीज, पैरासीटामोल 2 और टॉपर्स चॉइस। ठीक है मेरे भाई, पैरासीटामोल 1 जो है आज के जमाने में थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गई। क्यों? क्योंकि अब टीसीएस बाबा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ें और सही उत्तर का पता लगाएं। आपको जो नीचे 4 विकल्प या 3 विकल्प दिए गए हैं उनको पढ़ना है और सही जो आंसर है उनका पता लगाना है। पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक शाखाओं के द्वारा अधिकतम 50 लाख तक की ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टैंड अप इंडिया में एक घोषणा करी गई कि प्रत्येक बैंक शाखा कम से कम एक महिला उद्यमी या अनुसूचित जाति के उद्यमी या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कम से कम 10 लाख रुपया और मैक्सिमम 1 CR यानी 1 करोड़ तक की ऋण जो है ना, एक्सेप्ट करेगा या देगा। तो यहां पे ये वाली ऑप्शन 50 लाख लिखे होने के कारण यहां से कट जा रही है। दूसरा जो ऑप्शन है, पीएम स्वनिधि योजना को आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 में स्टार्ट किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। पीएम स्वनिधि योजना जो आपके रेहड़ी विक्रेता या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए स्टार्ट किया गया था, जिनके कोरोना काल में ठेला इत्यादि की जो धंधे थे वो चौपट हो गए, तो इनको एक छोटा सा, है ना, ऋण मुहैया करा के स्टार्टअप करने के लिए शुरू किया गया था पीएम स्वनिधि योजना 2020 में। मिनिस्ट्री था आवास और शहरी मंत्रालय। तो दूसरा जो विकल्प है ये अपने आप में सही है। मेरे क्लास में जिसको बोरियत लग रहा है यहीं से निकल जाए, है ना, और जिसको बोरियत लग रहा है उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा दूर है, दिल्ली दूर है ना। इसके अलावा तीसरा है भैया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत सिडबी की 100% स्वामित्व में किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपके 2015 में आए थे, और जब ये आए थे तो सिडबी जो है, जो आपका लघु बैंक है जिसकी मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, और ये 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो है ना, पूरा जो है मालिकाना हक रखता था मुद्रा को संचालित करने के लिए। तो यहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विकल्प 2 और 3 जो है सही है। पहला क्यों गलत हो गया मैंने विकल्प के साथ ही बता दिया था। अब आते हैं इसके कुछ फैक्ट पे। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि महिला उद्यमी, है ना, या फिर अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति
उद्यमियों को रुपया 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना में जो लाभार्थी हैं उनके एज कितनी होनी चाहिए, तो अपर लिमिट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि अगर आप इस लोन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आप जो है कम से कम 18 वर्ष की उम्र अवश्य पास किया हो। इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा, जो भी बैंक के ब्रांचेस होते हैं, तो प्रति ब्रांचेस कम से कम एक तो ऐसा कस्टमर जरूर होगा जिनको ये ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। वो कस्टमर या तो महिला हो सकती है, या फिर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हो सकते हैं। यह योजना वर्तमान समय में 2025 तक के लिए अवेलेबल है, यानी वर्तमान में अभी भी यह चल रहा है। इसके अलावा नोट करके मैंने यहां पे लिखा है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण सिर्फ ग्रीन फील्ड कार्यों के लिए ही दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऋण ले लिए और आप जो है यहाँ पे ड्रीम 11 जैसे कुछ एप्लीकेशन बनाने में धंधा लगा रहे हैं कि भाई जुआ वाला सट्टाबाजी चलाना है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वही काम के लिए मिलेगा जो निर्माण से जुड़ा हुआ हो, जो सेवा से जुड़ा हुआ हो, या फिर व्यापार है लीगल वाली। ठीक है भाई, तभी आपको ऐसी ऋण दिया जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो भाई मैं पैसा ले लिया, मैं उसे जो है उड़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं, तब नहीं मिलेगा आपको। और ऋण लेने वाले उद्यमी यदि बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करता है, मान लीजिए कि राम और श्याम दो आदमी मिलके जो है ऋण मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है, और श्याम जो है एससी या एसटी कैंडिडेट है और इन्हों जो है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण लेना चाह रहा है, तो जरूरी होता है कि इस बिजनेस में कम से कम 51% हिस्सेदारी है ना श्याम के पास हो, क्योंकि 51% हिस्सेदारी होगी तभी इसी का मालिकाना हक कहलाएगा। अगर 50-50 हो जाता है तो दोनों का आधा आधा, मतलब कोई भी मालिक नहीं है या फिर दोनों मालिक है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 में स्टार्ट किया गया था। जैसा कि मैंने मैंने कहा था कि भाई ये स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी ठेला वालों के लिए चलाया गया था, जिनकी जो है कोरोना के चलते बिजनेस ठप पड़ गया था। ठीक है, इसके अलावा यहां मैं नोट करके एक चीज लिखा हूं जो आपके एग्जाम में छपने को आतुर है, आराम से इसे लिख लीजिए। जो बच्चे कंटेंट नहीं लोगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई पीएम स्वनिधि योजना को हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस अवधि तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, तो बता देना यह योजना अब 2030 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है ना। और जो कंटेंट लोगे वो भी जहां नोट लिखा है उस तथ्य को विशेष फोकस करना है, वो आपको कंफ्यूजन से बचाता है, गलती करने से बचाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला है हमारा पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना का सबसे पहले मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जामिनर डिमांड करते हैं, तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट है ना, मैक्रो यूनिट्स डेवलप क्या होता है, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का फुल फॉर्म भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मुद्रा स्कीम की, 2015 में। मुद्रा को शुरू करने में भारतीय लघु विकास बैंक, जिसे अपन शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, और ये सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कब हुई थी, 1990 में। इस पे कौन सा समिति कार्य किया था, कई दफा बता चुका हूं भाई। सिडबी की स्थापना में जो है आबिद हुसैन समिति ने कार्य किया था, आबिद हुसैन समिति ने कार्य किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये सिडबी का जो हेड क्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित है, जिसे अपन नवाबों का शहर या चिकनकारी के लिए आप लखनऊ को जानते हैं, है ना। चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी मतलब चिकन खाने वाला नहीं रे भाई, कला है ना। इसके अलावा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था, यानी उस जब मुद्रा स्कीम को लाया गया था तो 100% जो है योगदान सिडबी का था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए मुद्रा योजना जो है शुरुआत में मैक्सिमम लोन की राशि जो है 10 लाख तक रुपया ही रखा था, लेकिन इसे हाल में ही बढ़ा दिया गया है ना। तो अब जो है देखते हैं कितना हो गया है, 20 लाख रुपया हो गया है। तो मुद्रा योजना आपको 4 कैडर में लोन देता है, 4 प्रकार के लोन उपलब्ध कराते हैं मुद्रा योजना। ये कौन कौन से हैं, शिशु वाले कैडर। शिशु वाले कैडर मतलब 50,000 रुपया तक जो है आप ले सकते हैं मैक्स, है ना, शिशु कैडर के तहत। फिर आप किशोर वाला कैडर में जाते हैं तो आपको जो है 50,000 रुपए से लेकर के
5 लाख रुपया तक का जो है लोन दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कैडर है तरुण। तरुण वाले श्रेणी में आप 5 लाख रुपया से लेकर के 10 लाख तक की रुपया ले सकते हैं। और नया वाला जो ऐड हुआ है तरुण प्लस, इसमें आप 10 लाख रुपया से मैक्स 20 लाख रुपया तक का लोन ले सकते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को 9 लाख रुपया चाहिए तो मुद्रा के कौन से स्कीम का फायदा लेगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए मुझे 9 लाख रुपए की जरूरत है और मैं एलिजिबल हूं मुद्रा के तहत लोन लेने की, तो मुझे इन चारों में से किसके तहत लोन लेना पड़ेगा, छोटी सी रीजनिंग टेस्ट है। इसके अलावा मुद्रा योजना की जानकारी के लिए मुद्रा मित्र एप्लीकेशन, मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इसके बारे में आप जानकारी प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा कार्ड जारी करने वाला देश का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा था, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि ये हाल में ही एमपी के कोई एग्जाम था, स्टेट लेवल का बड़ा एग्जाम, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भैया ये है कॉर्पोरेशन बैंक। कौन है भैया? कॉर्पोरेशन बैंक है जो सबसे पहले मुद्रा कार्ड जारी किया था। अब आता है भैया हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक अलग है और इसी का अगला ब्रांच आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी आपका 2016 में। किसके द्वारा किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आपने कई बार ये बात जरूर सुना होगा, काला धन काला धन काला धन, ठीक है भाई। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था, ये ऐसा योजना था कि अगर किसी के पास 2 नंबर की पैसे वगैरह ज्यादा है तो सरकार के पास बिना किसी दंड के जमा कर सकता है ना। तो इस प्रकार का जो है ये योजना था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। ये 2016 में आया था। एक आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न मतलब खाद्यान्न, है ना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे अपन शॉर्ट में PMGKY कहेंगे, इसकी शुरुआत होती है आपका 2020 में। ये क्या है? गरीब परिवारों को अन्न वितरित कम दाम पे, है ना। तो ये वाली योजना है। अभी इस योजना को ना फिर से विस्तार कर दिया गया है। ये सबसे पहले 3 महीने यानी अल्प अवधि के लिए शुरू किया गया था। बाद में इनको कई बार विस्तार करके जो लास्ट टाइम विस्तार किया गया है, ये 1 जनवरी 2024 से इन्होंने कहा है कि भाई 5 साल तक और रहेगा। आपका मैथ अच्छा है, जोड़ लीजिएगा, 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कला की विक्टोरियन शैली या इंडो गॉथिक शैली। आज के इस वीडियो में हम कबड्डी खेलना आपको सिखाएंगे, क्योंकि पहले की जमाना अलग है कि भाई कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, उससे हमारा काम हो जाता था। आजकल हर खेल की बारीकी जानना पड़ेगा आपको। भले खेलने में इंटरेस्ट नहीं हो, नौकरी लेने में तो इंटरेस्ट है ना, तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने कबड्डी सीखना है। पिछले क्लास में हमने फुटबॉल सिखाया था। कला की विक्टोरियन शैली या इंडो गॉथिक शैली में भारतीय, यूरोपीय तथा डॉट 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 शैली का अद्भुत मिश्रण है। ये जो विक्टोरियन शैली है, विक्टोरियन शैली, आपने महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है, CSMT स्टेशन जो है ना, इनको कभी पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था, है ना। क्यों पता है? वो तो नाम अलग है विक्टोरिया, है ना, लेकिन ये जो विक्टोरियन है ना, ये विक्टोरियन शैली में बनी हुई है CSMT। तो इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं। या फिर इंडो गोथिक शैली में बनी हुई है CSMT रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का, ठीक है भाई, है ना। CSMT का नाम आ ही गया है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरे इंडियन रेलवे में, चूंकि मैं इस महकमा से जुड़ा हुआ हूं तो थोड़ा जानकारी आपको देना जरूरी है। जो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ऐसे भी प्रश्न वहां पे आ सकता है कि भाई पूरे इंडियन रेलवे का जो सेंटर माना जाता है, ये CSMT स्टेशन को माना जाता है। CSMT स्टेशन को माना जाता है। और मुख्यालय के तरफ आने वाले गाड़ी को, मुख्यालय के तरफ आने वाले गाड़ी को अपन अप ट्रेन कहते हैं, और मुख्यालय से दूर जाने वाले गाड़ी को अपन डाउन ट्रेन कहते हैं। आपने ट्रेन पे लिखा हुआ देखा होगा अप डाउन, है ना। तो ये कहां से काउंट होता है? यहां से काउंट होता है। ये नहीं कि भाई किसी रेल का मुख्यालय है तो उसके हिसाब से नहीं, ये CSMT को मुख्यालय माना गया है। जैसे कल की जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भयावह हुआ है, आपके बिलासपुर में हुआ है, जो 722 किलोमीटर पे हुआ है। इट मीन्स क्या है कि वहां से मुंबई CSMT की दूरी 722 किलोमीटर है।
ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है, कुछ खास नहीं था ये, तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, और फिर मैं आपको इस विषय वस्तु से रिलेटेड बात बताता हूं। ठीक है, तो ये जो विक्टोरियन शैली है इसमें किसकी किसकी मिलावट है, तो इससे आपसे प्रश्न यहां पे मैंने रखा है। तो इस विक्टोरियन शैली में आप भारत में होने की वजह से भारत का मिश्रण देखने को मिला, क्योंकि ये यूरोप से आए हैं और कहा जाता है कि ये जर्मन से आए हैं, है ना, जर्मनी से आए हैं, तो यूरोपियन मिला और फिर यहां से फारसी, है ना, फारसी का भी मिश्रण है। तो ये तीनों का मिश्रण शैली है, ये इंडो गोथिक शैली, इसे ध्यान रखना। कब तक मथुरा और गंधार करते रहोगे, उससे आगे निकलो कभी, है ना। तो विक्टोरियन शैली ब्रिटिश काल के शासन काल के दौरान यूरोप में भारत आई, यूरोप से भारत आई, माफ कीजिए सही लिखा है। इंडो गोथिक शैली हिंदुस्तानी यानी भारतीय, फारसी और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। अब ये मैंने आपको इंडो गोथिक शैली यहां पे लिखा हुआ बताया कि भाई इन तीनों का मिश्रण है, लेकिन सिर्फ गोथिक शैली कहेगा तो आप क्या कहोगे, भाई ये यूरोपियन शैली है, यूरोप का शैली है, यूरोप का स्टाइल है, इसमें दीवार पतले बनाए जाते हैं और लंबे बनाए जाते हैं, जिससे बिल्डिंग बहुत भड़कदार लगता है। अगर आप कभी मुंबई आए हो और मुंबई सीएसएमटी इलाके में जाओगे तो अधिकांश जो बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है इसी शैली में किया गया है, आपको लगेगा मैं इंग्लैंड में आ गया हूं। ठीक है, इसके अलावा, है ना, इस शैली में मेहराब नकुली होती है ना, मेहराब जो है बिल्डिंग की वो नकुली बनाई जाती है, यानी ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। इस शैली के अंतर्गत बनी इमारतों की संरचना बड़ी होती है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी होती है, बेस बहुत बड़ी होती है। इंडो गोथिक शैली में दीवारें बहुत पतली होती है इत्यादि। तो ये जो है हमने गोथिक शैली क्या होता है, यूरोपियन शैली है जस्ट, है ना। इंडो गोथिक शैली क्या है, गोथिक शैली में जब फारसी और आपका भारतीय शैली का मिक्सअप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडो गोथिक शैली कहते हैं। अब यहाँ पे इंडो गोथिक शैली में बनाए गए कुछ भारतीय भवन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन यानी सीएसएमटी, 1833 में बना मुंबई का टाउन हॉल, माउंट मेरी चर्च, ये भी मुंबई में है, बांद्रा इलाके में, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं मुंबई में, हीरो हीरोइन वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो है इंडो गोथिक शैली में बनाए गए कुछ मुख्य भवन का उदाहरण है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, जिसे 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, ये फोर्ट परिसर में स्थित है। इसके अलावा गोथिक कला से भी पराई तिकोने मेहराब वाले मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई गोथिक कला खाली कहेगा तो क्या होगा, यूरोपीय कला का ही नाम है गोथिक कला, यानी यूरोप से आया है। इसमें इंडो लगा दिया तो फारसी और हिंदुस्तानी का मिक्सअप हो जाता है गोथिक के साथ साथ। कनिष्क के काल में प्रचलन में रहा गंधार कला, है ना, कनिष्क के काल में, यानी कुषाण वंश के थे कनिष्क, आप सभी को पता है ना। और कला के सिल्क मार्ग की खोज भी जो है ना कनिष्क ने ही किया था, है ना। इसके अलावा कनिष्क जो है कुषाण वंश के थे और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कफडीसेस, इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे के लिख देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये गंधार कला कुषाण के कला में, कुषाण वंश के काल में फला फूला, खास करके कनिष्क के काल में फला फूला। ये जो गंधार शैली है इसमें आप, है ना, कहां कहां की मिक्सअप देखेंगे, है ना। तो ये जो है भारतीय के साथ साथ इसमें ग्रीस कला या यूनानी कला का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ये गंधार कला जो है इसमें आप इंडियन कला को देखेंगे और यूनानी या फिर ग्रीक कला का जो है आप यहाँ पे मिश्रण देखने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके अलावा ये मेसोडेनिया से प्रभावित है, इन्हें ध्यान रखना। इसके अलावा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है मुख्य रूप से, है ना। ये जो आपके गंधार कला है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है इस कला के माध्यम से। इनके अलावा इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी और ग्रीक कला का समावेशन है, इसीलिए दोनों का हाफ हाफ शब्द लेकर के हम इसे जो है गंधार कला को इंडो ग्रीक कला नाम भी दे दिया गया, है ना। इस कला में जो है ग्रे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है चीजों को बनाने के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये गंधार कला हमने बताया। अब आता है मथुरा कला। देखिए मथुरा कला भी कुषाण वंश के दौरान ही फली फूली, है ना। गंधार और मथुरा दोनों कुषाण वंश के दौरान ही फली फूली थी। तो जो मथुरा कला है, नाम से स्पष्ट है भाई कि ये मथुरा हमारे यहाँ है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इस मथुरा कला में कोई भी बाहरी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई भी विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे अभी अभी आपने जो गंधार कला
कला देखा था वो यूनान से प्रभावित है, लेकिन जो मथुरा कला है वो पूर्णतः स्वदेशी कला है। ठीक है भाई, लेकिन यह जो है जिस प्रकार गांधार सिर्फ बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता था या बताता था, यहां पे आप बौद्ध, जैन और हिंदू ये तीनों धर्म को रिलेट करते हैं। कौन? मथुरा कला। जहां पे गंधार कला में ग्रे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, वहीं पे मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट एक पॉइंट बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको गंधार कला और मथुरा कला बताया, इंडो गोथिक और गोथिक कला बताया है ना, उसी प्रकार से अभी मैंने एक धर्म की बात करी कि भाई गंधार कला जो है सिर्फ बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है और जो मथुरा कला है वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों को रिप्रेजेंट करता है। सेम स्टाइल में दो गुफा है हमारे इंडिया में और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि भाई अजंता का गुफा जो है ये किस धर्म से संबंधित है। देखिए अजंता की जो गुफा है वो बौद्धों से संबंधित है, सिर्फ बौद्धों को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको अपन गंधार के साथ ऐड कर ले, लिंक कर ले तो याद करने में काफी अच्छा हो जाएगा। मैं लिंकिंग प्रोसेस ही पढ़ाता हूं, आप तक अभी तक समझ नहीं पाए इसीलिए मेरा जो है हार्ड लग रहा होगा, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, है ना, एलोरा की गुफा, इसे अपन मथुरा कला से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मथुरा कला जिस प्रकार से बौद्ध, हिंदू और जैन को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से ये जो एलोरा की गुफा है ये तीनों धर्म को फॉलो करता है, तीनों धर्म से संबंधित चीजें हैं वहां पे। ठीक है, और ये दोनों की दोनों गुफा जो है अजंता और एलोरा, ये दोनों की दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। जहां अजंता की गुफाओं में छोटे बड़े मिला के 29 गुफाएं हैं, वहीं एलोरा की गुफा में छोटे बड़े मिला के 34 गुफाओं का समूह है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा एक और कला का नाम आता है आपके सिलेबस के अंदर, इंडो सार्सेनिक शैली, है ना, इंडो सार्सेनिक शैली। अभी मैंने इंडो गोथिक शैली पढ़ाया था। इंडो गोथिक शैली और इंडो सार्सेनिक शैली में बस इतना फर्क है कि जहां पे मैंने फारसी का मिश्रण किया था, गोथिक में फारसी और यूरोपीय, यहां पे क्या रहेगा, भारतीय भी रहेगा, यूरोपीय भी रहेगा, लेकिन फारसी के जगह पे जस्ट आपको यहां पे इस्लामी कला लिखना है, तो ये हो जाता है आपको इंडो सार्सेनिक शैली। तो ये जो 4-5 प्रकार के हमने शैली पढ़ाया आपके, वो जरूर ध्यान रखना, काम आएगा। छोटे छोटे चीज तो तुम खुद ही कर लोगे, रंगोली पेंटिंग, बर्ली पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, फुलकारी चित्रकला, अल्पना चित्रकला, गोदना चित्रकला, ये तो तुम खुद ही कर लोगे भाई, इसमें मेरी कहां जरूरत है। जहां जरूरत है वो करवा रहा हूं। पढ़ो, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े तथा सही उत्तर का पता लगाएं। पहला कथन है हमारा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCIP निर्धारित करने वाले संकेतों में पेरिस समझौता का एक मुख्य संकेतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति 2024 के तुलना में 2 स्थान आगे खिसक गई है। देखो बेटा, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 में जो CCIP में भारत का रहा था इंडेक्स, वो रहा था अपना कितना, 7वां स्थान रहा था। लेकिन 2025 में जो इंडेक्स बनकर के आई है 2025 के लिए, उसमें जो है क्लाइमेट चेंज में भारत का 10वां स्थान है। इट मीन्स ये 3 स्थान खिसक गया है ना, तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा और पहला जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पेरिस समझौता था वो जलवायु नीति से ही संबंधित है, जो इसमें एक मुख्य संकेतक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, तो पहला कथन सिर्फ सही होगा, दूसरा क्यों रॉन्ग हो गया वहां पे मैंने लिख दिया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा सर्वप्रथम 2005 में प्रकाशित किया गया। अगर आपसे पूछे कि भाई CCIP सबसे पहले कब जारी किया गया, तो आप कहेंगे 2005 में। इसको जारी करने वाला संस्था कौन होता है, तो जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक निर्धारित करने के लिए कितने मुख्य संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 संकेतक होते हैं? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, आई होप कि आप सभी ग्रीन हाउस गैस समझ रहे होंगे किसे कहा जाता है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, पिछले क्लास में ही बताया था, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय कहां पाया जाता है? अवसादी चट्टान में, सॉरी, अनवीकरणीय कहां पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। जलवायु नीति तथा ऊर्जा का उपयोग, अब यहाँ पे कोई बुद्धिजीवी बच्चा कहेगा कि सर ऊर्जा का उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ये 2 चीज अलग अलग लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, बहुत सारे देश अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं कि भाई वैकल्पिक ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ सोचा ही नहीं। जो डीजल पेट्रोल मिल रहा है उसी को फूंक रहे हैं खूब, है ना भाई। तो एक समग्र ऊर्जा का उपयोग मतलब समग्र ऊर्जा को टटोलेगा कि आप कौन कौन से ऊर्जा कितने खर्च कर रहे हैं।
और नवीकरणीय ऊर्जा में सिर्फ वही ऊर्जा होगा जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे वाटर ऊर्जा हो गया यानी बिजली जो बनती है जल विद्युत, है ना, तो यही सबको जो है यहाँ पे पवन ऊर्जा हो गया, वाइंड एनर्जी, ये सबको ही खंगाला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 संकेतक याद रखना जो सीसीआईपी के निर्धारण के लिए अहम रोल अदा करता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में शुरुआत प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। वैसे इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना, प्रथम 3 स्थान पे कोई भी देश काबिज नहीं हो सका है ना। 3 स्थान जो है इम्पटी है। ठीक है भाई, इम्पटी है, 3 स्थान जो है इम्पटी है। चौथा स्थान पे है अपना डेनमार्क, लेकिन ऊपर से कोई नहीं होने के कारण हम इसे प्रथम स्थान पे कह सकते हैं। अब ये कैसा इंडेक्स है जहां 3 स्थान पे कोई भी नहीं आ पाया? तो इसमें यह कारण है कि जितनी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए इस लिस्ट में पहले स्थान पे आने के लिए, वो दुनिया में वर्तमान समय में कोई भी देश खरा नहीं उतर पाया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, तबाही ही तबाही। ठीक है मेरे भाई। तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, यद्यपि वो चौथे स्थान पे है फिर भी पहला गिना जाएगा, और भारत इस क्रम में 10वें स्थान पे है। 2024 में भारत का रैंक 7वां स्थान दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, ऐसा याद रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है ना, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक सीसीआईपी में उच्चतम रैंक जो भी देश लाते हैं, जैसे डेनमार्क यहाँ पे सबसे उच्चतम है, तो ये उच्चतम रैंक लाने वाले देशों की विशेषता क्या होता है, क्या करते हैं कि ये सबसे पहले स्थान पे आ जाता है या फिर बढ़िया पे प्रदर्शन कर पाते हैं? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इससे प्रदूषण कम होती है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करती है। अधिक से अधिक लोग साइकिल से जो है वॉकिंग करने चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो चाय पत्ती लेने भी मोटरसाइकिल से चला जाए क्योंकि दहेज में मिला है ना। इसके अलावा पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने की सही प्लानिंग और पालन करना है। ये सभी के सभी जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है अव्वल दर्जा लाने वाले देशों की जो है क्वालिटी होती है। जो इसके विपरीत कार्य करेगा वो सबसे नीचे रहेगा। यानी मैंने अभी कहा कि भाई जो है अनवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष बल देना मतलब उत्सर्जन ज्यादा करना। ठीक है भाई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां पे पूछ लेता हूं, हालांकि 2 बार और मैं पूछ चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलती करते हैं। इंडिया ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? नेट जीरो का लक्ष्य जो है ये इंडिया ने कब तक रखा है? आपको जस्ट बताना है और कुछ नहीं करना है। अगला पॉइंट है हमारा एचडीआर या एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ब्रांच यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। पहला रिपोर्ट इन्होंने कब जारी करा? 1990 में जारी करा। यह रिपोर्ट जारी करने के लिए मुख्य रूप से कितने संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कितने मानकों का इस्तेमाल किया जाता है? तो मुख्य मानक जो है ये 3 है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इनसे संबंधित छोटे छोटे बड़े चीजों को जो है टटोलते हैं, फिर जो है ये इंडेक्स जारी करते हैं। तो इसमें मुख्य लेयर 3 है, एक स्वास्थ्य देखता है, शिक्षा देखता है और जीवन स्तर देखता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एचडीआई इंडेक्स 2025 में टोटल कितने देशों का कैलकुलेशन किया गया? तो उतने ही देश जितने संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। ठीक है मेरे भाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश शामिल है, तो इन्होंने भी 193 देश के हिसाब से जो है कैलकुलेशन लगाया है। 130वां रैंक जो है भारत को दिया है। भारत को कौन सा रैंक दिया भाई? 130वां रैंक दिया है ना। जहां भारत का स्कोर कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भारत का स्कोर है 0.685। ये स्कोर भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रथम स्थान पे कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड का स्कोर कितना है? देखो 1 में से 0.972, यानी बहुत करीब करीब है ये। ठीक है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा एक स्थान पे वाला ही माना जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा रहेगा ये पूरे लिस्ट में 193 में। ठीक है। इसके अलावा सबसे अंतिम स्थान पे आया है अपना दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान। तो इसको ध्यान रखना है इसका स्कोर। दक्षिणी सूडान की राजधानी भी पूछ लेता हूं। दक्षिणी सूडान की जो है कैपिटल आपने बताना है। दक्षिणी सूडान की कैपिटल आपने बताना है। ठीक है। सूडान का राजधानी कहां है? खार्तूम, लेकिन दक्षिणी सूडान का आपको बताना है। अगला हमारा पॉइंट, एचडीआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं अलग से, जीवन प्रत्याशा कितने हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी या फिर एचडीआई? तो आप कहेंगे 72 ईयर्स, यानी अब जो है एवरेज उम्र जो है जीने का इंडिया में 72 वर्ष है।
स्कूली शिक्षा की अवधि जो है बढ़कर कितने हो गए हैं, 13 वर्ष हो गए हैं। ये कभी 8.5 वर्ष हुआ करता था 1990 के दौरान। नोट करके मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा हूं, है ना, एचडीआई को पहली बार 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, है ना, और अमर्त्य सेन के प्रयास से जो है अमल में लाए जाने लगा। अमर्त्य सेन वही शख्स है जो इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता बने थे। इंडिया को प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मिला था, है ना, गीतांजलि राइट के लिए, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इंडिया का सेकेंड अर्थशास्त्री, है ना, बनर्जी साहब हुए थे, बनर्जी साहब, है ना, बनर्जी साहब 2019 में इन्होंने जो है ना, भारतीय मूल के हैं, है ना, अपने पत्नी के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में क्या क्या पैमाने पे ध्यान दिया जाता है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएनएसडीएसएन के द्वारा। ये दोनों की मिली जुली प्रक्रिया से जो है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आप कहेंगे 20 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं, 20 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तुम लिख नहीं रही हो गुनगुन, लिखो। के अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, 2025 में प्रथम स्थान पे फिनलैंड को रखा गया है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड। एचडीआई में कौन था प्रथम स्थान पे? आइसलैंड। ठीक है, लगातार 8वां वर्ष है फिनलैंड का कि भाई प्रथम स्थान पे आ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। WHR 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया है। 2024 में भारत को 126वां स्थान दिया गया था। तो कुछ मामले में हमारा टेंशन रिलीज तो हुआ है, तभी हम 126 से खिसक कर 118वें स्थान पे आ गए हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा खुशहाली रिपोर्ट का जो स्कोर है ये 6 प्रमुख संकेतकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे मैंने अभी एचडीआई बताया, उसमें 3 मुख्य संकेतक था। उसके अलावा मैंने जलवायु परिवर्तन सूचकांक बताया, उसमें 4 मुख्य संकेतक था। याद करेंगे जलवायु सूचकांक में क्या क्या था भाई? ग्रीन हाउस का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग, है ना। और यहाँ पे क्या है? उत्सर्जन को कम, जलवायु नीति को पालन करना, वहां पे 4 था। फिर हमने आया एचडीआई में, क्या था भाई? जीवन स्तर, शिक्षा, है ना। इसी प्रकार से जो यहाँ पे है हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने के लिए 6 चीजों पे ध्यान रखना होता है। ये है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बताता है। सामाजिक समर्थन, है ना, ये शांति को दर्शाता है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, ये आपका जो है स्वस्थता को दर्शाता है। स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा ये कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो है 6 पहलू के अनुसार जो है यहाँ पे हम हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करवाते हैं, है ना। अगला जो है हमारा प्रश्न है, यहाँ से हम कबड्डी खेलने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना, कबड्डी खेलना सीख जाओगे, भले कभी नहीं खेले हो, हम तो खेले हैं। ठीक है, कबड्डी खेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हुए सही उत्तर का पता लगाएं। कथन पहला है, भारत में कबड्डी की 4 स्टाइल प्रचलित है, जिनमें संजीवनी शैली को भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। बिल्कुल सही है ना। भारत में 4 प्रकार के कबड्डी खेले जाते हैं, 4 स्टाइल में कबड्डी खेले जाते हैं, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त शैली है उसे हम संजीवनी शैली कहते हैं। और इसी संजीवनी शैली के अनुसार कबड्डी खेल में जो मैदान का डायामीटर इत्यादि जो है ना, तय किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, संजीवनी शैली के अनुसार ही मैदान पे डायामीटर तय किया गया है। इसी प्रकार का होता है, मैं नीचे बताऊंगा, इमेज भी रखा हूं, एक एक चीज समझेंगे, एक एक पैरामीटर समझेंगे। तो पहला कथन आपका भैया सही हो गया है। दूसरा कथन है, कबड्डी को एशियाई खेल में 1990 में मेडल इवेंट में शामिल किया गया था। यह भी अपने आप में सही कथन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो एशियाई खेल की शुरुआत हुआ था ये 1951 दिल्ली से हुआ था और भारत में दूसरी बार 1982 में दिल्ली में ही करवाया गया था, है ना। भारत से ही स्टार्ट हुआ था और फिर 1982 में दोबारा दिल्ली में ही करवाया गया था। तो इन दोनों ही टाइम में ये जो कबड्डी है इनको प्रदर्शनी खेल के तौर पे जो है शामिल किया गया था, लेकिन मेडल इवेंट में नहीं।
बाद में वो मौका आता है 1990 के एशियाई खेल में कबड्डी को एक फुल फ्लेज मेडल इवेंट में शामिल कर दिया जाता है। आशा करता हूं कि प्रदर्शनी खेल क्या होता है आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम बताना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बताना है, तो उनमें भी कई जो है प्रदर्शनी खेल होते हैं। प्रदर्शनी मतलब इस खेल में खिलाड़ियों को मेडल नहीं मिलेगा, जस्ट एडवर्टाइजमेंट होता है या लोकप्रिय करने की एक समझ होती है। ठीक है मेरे भाई। कथन 3 है, कबड्डी के खेल में सुपर टैकल शब्द का अर्थ होता है कि 3 या उससे कम खिलाड़ी जब किसी रेडर को टैकल करता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सही लिखा गया है। सबसे पहले टैकल करना मतलब अगर आप कबड्डी 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 बोलते बोलते दूसरे के हाथ में जाते हो और आपको पकड़ लिया जाता है विपक्षी टीम के द्वारा, तो इसे टैकल करना कहते हैं। और एक ऐसी स्थिति जब विपक्षी खेमे में 3 या उससे कम खिलाड़ी हो गए हो आउट होते होते और तब आपको टैकल कर लिया जाए तो उसे सुपर टैकल कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। कबड्डी 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 बोलते जो दूसरे के हाथ में जाता है उसे रेडर कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। चौथा स्टेटमेंट है, कबड्डी खेल में सामान्य अवस्था में लॉबी को खेल की सीमा क्षेत्र से बाहर माना जाता है। ये भी सही है। अब ये लॉबी क्या होता है इमेज के सहारे समझेंगे, है ना। मतलब सामान्य अवस्था यहां पे लिखा है, मतलब ये हर वक्त जो है खेल के सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं होगा, लेकिन एक विशेष स्थिति है जब ये सीमा क्षेत्र से बाहर वाला पोर्शन माना जाता है और अगर कहीं कोई खिलाड़ी लॉबी में रख दिया पैर तो उसे पेनाल्टी भुगतना पड़ता है। आइए अब ये चारों के चारों कथन अपने आप में राइट हो गए। कैसे राइट है ये मैं बताता चल रहा हूं ताकि आपको आगे चीजों को समझने में सहूलियत हो। आइए अब देखिए, मैंने कहा भैया कि भारत में कबड्डी की 4 स्टाइल प्रचलित है। ये 4 स्टाइल का नाम है अमर, क्या नाम है भाई, अमर प्रेम पानीपुरी सेंटर यानी अमर, संजीवनी, हुट्टू और गामिन। ये 4 प्रकार के स्टाइल में हम भारत में कबड्डी खेल को खेलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नियम कानून कायदा कानून जो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रचलित है ये संजीवनी शैली का है। जितने भी आप गेम देखते हैं जहां पे कबड्डी को इवेंट के रूप में शामिल किया जाता है वो संजीवनी शैली में खेल खेले जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेल, वर्ल्ड कप इत्यादि में कबड्डी का संजीवनी खेल प्रचलित है। ये तो मैंने अभी बताया, तो कौन सी बड़ी बात है। अगला है हमारा कि असम में एक पारंपरिक खेल होता है। जैसे हर स्टेट का इंडिया में कुछ ना कुछ पारंपरिक खेल है, वहां बहुत ज्यादा फेमस होता है। जैसे अगर आप मुंबई में आ गए तो यहाँ पे आप क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखेंगे, हर गली मोहल्ला में क्रिकेट खेलते लोग मिलेंगे, या फिर यहाँ पे क्रिकेट देखने वाले भी काफी, मतलब लोकप्रियता काफी है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश वगैरह में मलखंभ का प्रचलन है ना। हाँ, तो यहाँ पे असम में भी एक खेल है माफ करना भाई, असम में एक खेल है जिसका नाम है धोफ खेल है ना। ये जो है कबड्डी से मिलता जुलता खेल है, लेकिन इसमें क्या फर्क है ना। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गला साफ कर लिया, नहीं तो आप डिस्टर्ब होते, है ना, सर्दी हो गई। तो ये जो धोफ खेल है ये कबड्डी से मिलता जुलता खेल है, लेकिन फर्क क्या है, ये बॉल के सहारे खेले जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक कबड्डी है उसमें किसी भी प्रकार के बॉल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछे कि असम में खेले जाने वाली पारंपरिक खेल धोफ खेल किस खेल से मेल खाती है, तो आप कहेंगे कबड्डी से मेल खाती है। अब ये हमारा कबड्डी का जो है मैदान है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, छोड़िए, मैं नहीं कर पाता हूं यहाँ पे इतना, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं जहां पे जो लिखा हुआ है। देखिए ये जो कबड्डी का मैदान है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में बांटा है। इसे अपन सेंटर लाइन कहेंगे। ये जहां जहां पेन जा रही है इसे अपन सेंटर लाइन कहेंगे, सेंटर लाइन। अब ये एक पार्टी का घर है और ये दूसरे टीम का घर है। ठीक है मेरे भाई। अब इस सेंटर लाइन के अलावा भी आपके किसी भी हाफ को पकड़ लो, 2 लाइन और मिल रहा है इंड लाइन के अलावा। इंड लाइन क्या है, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये है इंड लाइन। इसके बाहर तो कोई किसी को जाना ही नहीं है, नहीं तो फॉल हो जाओगे। ठीक है, तो ये इंड लाइन को भूल जाओ। ये तो जब अपन कबड्डी का खींचेंगे दाया मीटर यानी मैदान का, तभी ये लाइन तो आना ही आना है, क्योंकि ये एक बाउंड्री है कि भाई इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना है। तो ये इंड लाइन आप सभी समझ रहे होंगे। सेंटर लाइन हमने बताया कि भाई कबड्डी को हाफ हाफ में बांट दिया जाता है मैदान को, और एक घर एक टीम को और एक घर दूसरे टीम को दे दिया जाता है 7-7 खिलाड़ियों के साथ। अब जो बीच में ये दोनों लाइन है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए जो पहला सेंटर लाइन से पहला लाइन जो किसी भी तरफ के घर में मिलेगा इसे बॉक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक लाइन।
ऐसे बॉल्क लिखा रहता है, लेकिन यूएल जो है साइलेंट है, वॉक लाइन, ठीक है, इसे हम कहेंगे वॉक लाइन, है ना। और जो अंतिम वाला लाइन है यानी सेंटर से दूर वाला जो लाइन है इसे हम कहते हैं बोनस लाइन। क्या कहते हैं इसे? बोनस लाइन। अब इन सब का अपनी अपनी मीनिंग है, बस सिर्फ नाम से परिचय करवाता हूं, मीनिंग जब समझाऊंगा, पूरा नहीं समझ जाना तो मैं बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये बोनस लाइन, ये बल्क लाइन आपने पढ़ लिया, सेंटर लाइन देख लिया, इंड लाइन समझ गया। अब जितने भी लाइन इस घर में थे सब समझ गए, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको कितने कितने दूरी पे खींचा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि किसी कबड्डी के मैदान में लॉबी की संख्या कितनी होती है, एग्जामिनर की चालाकी देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे लॉबी की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे? 4 लॉबी की संख्या होती है। दो एक पार्टी की तरफ 1 नंबर, 2 नंबर, ये दूसरा दो दूसरे पार्टी की तरफ 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये लॉबी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो लॉबी की चौड़ाई होती है दादा 1 मीटर, यानी इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, और इधर भी 1 मीटर, 1-1 मीटर होती है लॉबी की चौड़ाई। लॉबी की लंबाई कितनी होती है? तो जितने कबड्डी के मैदान की लंबाई होगा उसका आधा, जितने कबड्डी की लंबाई मैदान की लंबाई होगा उसका आधा होगा आपका क्या भैया, है ना, लॉबी की लंबाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई मैं अभी पढ़ूंगा, तो लॉबी की लंबाई आप 6.5 मीटर पकड़ सकते हैं, क्योंकि पुरुष कबड्डी में मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर पकड़ा जाता है। मैं यहां पुरुष कबड्डी वाला इमेज रखा हूं, तो 13 का आधा 6.5 मीटर, इट मींस लॉबी की लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होता है। अभी मैंने शुरुआत में एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताया था कि लॉबी जो है ये सामान्य अवस्था में खेल के मैदान के हिस्सा क्षेत्र से बाहर माना जाता है। मान लीजिए एक राम नाम का आदमी है जो रेड करते हुए इस घर में जाता है, कबड्डी कबड्डी पढ़ते पढ़ते, और डायरेक्ट यहां से इस लॉबी में इसका टांग चला जाता है, तो वो फॉल हो जाएगा, मर जाएगा, यानी हट जाएगा खेल से, है ना। लेकिन उसी राम को जब टैकल करने की कोशिश कर रहा है यहां का खिलाड़ी, और राम अपने घर में छटपटाते हुए भागने की कोशिश कर रहा है, और उस समय राम का टांग इसमें टच हो गया, तो उस समय फॉल नहीं माना जाएगा। समझ में आया? जब आप सीधे सीधे बिना स्ट्रगल के, उसे हम स्ट्रगल कंडीशन कहेंगे, जब भाई एक पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एक भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रगल, सीधा शब्द है ना। तो स्ट्रगल के समय अगर लॉबी को छू लेता है कोई भी पार्टी के खिलाड़ी, तो उस समय फॉल नहीं माना जाएगा। लेकिन बिना मतलब में किसी भी पार्टी के खिलाड़ी का पैर लॉबी में चला जाए तो भाई फॉल माना जाएगा। आई होप आप लॉबी तो समझ लिए कम से कम कि भाई 4 लॉबी होती है। लॉबी की लंबाई, है ना, खेल के मैदान की लंबाई का हाफ मतलब 13 का हाफ 6.5 मीटर होती है। लॉबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है, और कबड्डी के जो मैदान है उसमें 4 लॉबी होती है, ठीक है भाई। अब हमने क्या क्या यहां से समझा, यही सब चीज नीचे में लिखित में बताऊंगा, तो पहले समझ लो, बोर मत हो, है ना भैया। देखो हमने सेंटर लाइन समझा, फिर हमने वॉक लाइन समझा, है ना, फिर हमने बोनस लाइन समझा, फिर हमने लॉबी समझा, है ना, और फिर हमने लॉबी का डायामीटर भी समझ लिया है, यानी पैरामीटर जो भी होती है लंबाई चौड़ाई, वो हमने समझ लिया है। अब जो है कबड्डी में जो मैदान की लंबाई है ये 13x10 होता है आपका पुरुष वाला। मैं यहां पुरुष वाला बताऊंगा, महिला वाला पॉइंट में लिख दूंगा नीचे, तो आप समझ जाना, सेम चीज होगा, ठीक है। यहां 13x10 मीटर होता है। अब आपसे कोई भी बंदा ये पूछ रहा है, आपसे कोई भी बंदा ये पूछ रहा है भाई कि बोनस लाइन से मिड लाइन या सेंटर लाइन की दूरी कितनी होती है, तो 3.75 मीटर, 3.75 मीटर, ठीक है भाई। इंड लाइन से बोनस लाइन की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.75 मीटर, ठीक है भाई। ये सब कुछ आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जब सब चीज का नाम आपने सीख लिया है, तो मैं सीधे नीचे आ जाता हूं, है ना, मैं सीधे नीचे आ जाता हूं। एक क्वेश्चन यहां से और पूछे जाते हैं कि कबड्डी के मैदान में, है ना, लॉबी स्थापित करने के लिए मैदान के दोनों साइड कितनी जगह छोड़ी जाती है, तो उस केस में आपको 1 मीटर आंसर करना है। 1-1 मीटर दोनों साइड छोड़ा जाता है जो लॉबी क्रिएट करता है, ठीक है भाई। लॉबी के लिए आते हैं।
आगे। अब हम फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, सभी चीज डायरेक्ट दिमाग में चिपका लेंगे फेविक्विक से। देखिए कबड्डी का मैदान संजीवनी स्टाइल की बात करेंगे, क्योंकि यही इंटरनेशनल या फिर बड़े बड़े इवेंट में प्रचलित है। ऐसे इंडिया में 4 प्रकार के खेलते हैं, लेकिन संजीवनी सबसे ज्यादा फेमस है, देश में नहीं विदेश में भी। यह एक आयताकार मैदान होता है, जैसा कि अभी आप ऊपर में देख ही पा रहे होंगे, है ना। इसकी माप पुरुषों की स्थिति में 10 गुने 13 होते हैं, यानी 10 चौड़ाई होते हैं और 13 आपका जो है लंबाई होती है। 10 चौड़ाई में 1-1 मीटर दोनों साइड छूट जाता है ना। तो भाई 8 जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 8 है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर फीट में इसको कन्वर्ट करें तो आप आराम से याद किए होंगे, 33 फीट और 43 फीट हो जाता है। महिलाओं की स्थिति में जो है ये आपका लंबाई में 1 मीटर घटता है और चौड़ाई में 2 मीटर घट जाता है। 8 गुने 12 का डायामीटर लेके महिला टीम की कबड्डी खेली जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें दोनों मैदानों पर 2 रेखाएं होती है, जिसमें एक को बल्क लाइन जबकि दूसरे को बोनस लाइन कहते हैं। इंड लाइन अपन मैदान के रेखा में नहीं गिन सकते, क्योंकि आयताकार मैदान बनाना है तो लास्ट वाला लाइन तो आपको अपने आप ही खींचना होगा। अगर भाई मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये आयताकार कहां हुआ, ये तो भाई समानांतर हो गए, है ना। तो ऐसा आप समझ रहे हैं कि इंड लाइन को हम इसमें गिनती नहीं करेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैदान पर 2 रेखा होती है सेंटर लाइन के अलावा। और सेंटर लाइन भी बताना इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि कबड्डी 2 खेमे की खेल है और मैदान को हाफ में बांट के खेला जाता है, ठीक है। अब यहां पे हमने नोट करके लिखा है, सभी डायामीटर को इमेज के सहारे समझ लिए होंगे। आई होप एक बार फिर देख लीजिए, सभी डायामीटर को आप समझ लिए होंगे। ये लंबाई 13 मीटर है, ये चौड़ाई 10 मीटर है, दोनों साइड 1-1 मीटर लॉबी के लिए छोड़ा गया है। तो यहां से यहां तक की लंबाई 8 मीटर है ना। आधा आधा में बांट दिए तो 6.5 मीटर यहां से यहां तक। इट मींस एक लॉबी की लंबाई 6.5 मीटर है। चूंकि 1 मीटर चौड़ाई दोनों साइड छोड़ा गया है तो लॉबी की चौड़ाई भी 1 मीटर हो जाएगी, है ना। मिड लाइन से, है ना, मिड लाइन से वॉक लाइन की जो दूरी होती है 3.75 मीटर होती है ना। बोनस लाइन से वॉक लाइन की दूरी जो है 1.75 मीटर है। और इन दोनों के बीच को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप 6.5 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो बीच का जो रिजल्ट आएगा वही आपका वॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी। आई होप आप सारे पैरामीटर समझ लिए, ठीक है। चलते हैं, कबड्डी खेल की अवधि जो है 40 मिनट की होती है दादा। जैसे फुटबॉल की कितनी होती है, 70 मिनट की होती है। कबड्डी खेल की अवधि कितनी होती है, फुटबॉल की 70 मिनट की होती है कि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल की 70 मिनट, 45 मिनट की 2 अवधि होती है, 35, ठीक है, 17 मिनट की होती है। कबड्डी खेल की अवधि 40 मिनट की होती है ना, जो 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेले जाते हैं, ठीक है। कबड्डी को 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक हुए थे, बर्लिन जर्मनी, ठीक है, तो वहां पे जो है इसे क्या बोलते हैं, प्रदर्शनी खेल के तौर पे शामिल किया गया था ओलंपिक में भी, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, प्रदर्शनी खेल के तौर पे शामिल किया गया था ओलंपिक में भी, है ना, 1936 बर्लिन ओलंपिक में। कबड्डी को शुरुआती एशियाई खेल, मैंने जैसा कि कहा कि भाई शुरुआती एशियाई खेल 1951 और उसके बाद फिर से इंडिया में एशियाई खेल होता है 1982। ये दोनों जगह ही प्रदर्शनी खेल के तौर पे शामिल किया गया, लेकिन फाइनली जो मेडल इवेंट में एशियाई खेल में इसे शामिल किया गया ये है भैया हमारा 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी का जो एशियाई खेल है वहां पे कबड्डी को एक मेडल इवेंट के रूप में शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये भी फैसिलिटी है, जैसा आकार बनाओ अपने आप बन जाती है। वाह क्या बात है, ठीक है। कबड्डी को शुरुआती बता ही दिया। इसके अलावा 1990 में इन्हें मेडल इवेंट में शामिल किया गया, ये तो मैं यहां पे लिखा भी हूं। कबड्डी के खेल में जो एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, यानी मैदान पे जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर रिजर्व सहित बात करेंगे तो 5 खिलाड़ी को आरक्षित रखा जाता है। इट मींस कबड्डी के खेल में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। तो कभी भी आपके ऑप्शन में या तो 7 रहेगा या 12 रहेगा। अगर 7 नहीं है और 12, 13, 14, 11 है तो 12 को टिक कर आना। कबड्डी के इस्तेमाल होने वाली कुछ प्रचलित शब्द, सबसे ज्यादा मीनिंग इसका है और यहीं से आपको नियम जो है निकल करके आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए रेडर, अभी मैंने रेडर के बारे में बता दिया था कि जो भी बंदा कबड्डी 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 पढ़ते पढ़ते दूसरे के हाफ में यानी सेंटर लाइन के आगे जाके दूसरे के घर में पढ़ के आता है या पढ़ता है तो उसे अपन रेडर कहेंगे, जो कबड्डी कबड्डी का उच्चारण कर रहा होता है और अपने टीम के लिए पॉइंट कमाते हैं। अब पॉइंट कई प्रकार से मिलते हैं, हम आगे बात करेंगे पॉइंट वाली सिस्टम में। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा एक बार में खा लोगे तो है ना फंसने का डर है। इसके अलावा डिफेंडर,
डिफेंडर वह आदमी होता है जो रेडर को टैकल करने की कोशिश करता है, यानी विपक्षी टीम जिसका रेड कर रहा है, जिस टीम का आदमी रेडर के रूप में गया है यानी रेड कर रहा है, उसके अपोजिट वाली टीम को हम डिफेंडर कहेंगे। और डिफेंडर क्या करता रहता है, टैकल करने की कोशिश कर रहा होता है। और टैकल करने से अगर वो रेडर वहीं पे उसका सांस टूट जाता है तो उसे टैकल पॉइंट मिलता है ना, और रेडर को खेल से बाहर होना पड़ता है, यानी रेडर जो है मर जाता है देहाती भाषा में। इसके अलावा कैंटिंग या फिर चैंटिंग है ना, कबड्डी के उच्चारण को अपन जो है कैंटिंग कहेंगे, जो रेडर के द्वारा किया जाता है। ये चैंटिंग किसके द्वारा किया जाता है, रेडर के द्वारा किया जाता है। एक होता है भैया टच पॉइंट। टच पॉइंट क्या है दादा, जो रेडर है आपका, वो रेड जब मारने जाता है दूसरे के घर में तो कितने खिलाड़ी को टच करके अपने घर में सकुशल लौट आया, जितने भी खिलाड़ी को टच हुआ होगा उतना खिलाड़ी विपक्षी टीम का मर जाएगा और उतने ही पॉइंट जो है रेडर को दिया जाएगा। तो ये पॉइंट सिस्टम में है, जितने खिलाड़ी को आप टच करेंगे रेडर, उतना पॉइंट जो है रेडर को दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर रेड क्या होता है और सुपर टैकल क्या होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है। सुपर टैकल को मैंने आपको स्टेटमेंट के थ्रू ही समझा दिया था, यहां पे सुपर रेड को समझाते हैं। मान लीजिए कोई रेडर रेड करने कबड्डी पढ़ते पढ़ते गया है और एक ही रेड में 3 या उससे अधिक डिफेंडर को जो है आउट करके अपने घर में आ गया, तो भाई 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट वाले रेड जो होगा उसे हम सुपर रेड कहेंगे। ठीक है भाई, उसे हम क्या कहेंगे, सुपर रेड कहेंगे, है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा सुपर टैकल बता दिया था कि जब भाई विपक्षी टीम में 3 या इससे कम खिलाड़ी हो और कोई भी रेडर को सांस तोड़वा दे यानी टैकल कर ले, डिफेंड कर ले, तो उसे हम सुपर टैकल कहेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा बोनस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक आदमी को टच करेगा तो एक ही पॉइंट मिलता है, 2 को करेगा तो 2 ही पॉइंट मिलता है। लेकिन कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं कि खिलाड़ी को टच किया 1 लेकिन मिल गया पॉइंट 2, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोनस पॉइंट। ये बोनस पॉइंट कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में बताता हूं। जब रेडर का बोनस लाइन पे एक पैर, यहां पे पर लिखा है भैया, पंख नहीं लगाना है, यहां पैर कर लीजिए। जब एक पैर टच तथा दूसरा पैर हवा में हो, है ना, और एक अतिरिक्त नंबर मिल जाता है, और उस समय जितने खिलाड़ी को टच करेगा, मान लीजिए कि उस समय 2 खिलाड़ी को भी टच किया है और रेडर का पैर जो है ये मान लीजिए आपका बोनस लाइन है, तो इसका जो है एक पैर यहां पे टच किया और एक पैर इसके आगे की तरफ हवा में है या फिर दोनों टांग से टच किया है ना, तो भाई बोनस को एक बोनस के रूप में 1 अंक और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो उस रेड के लिए, है ना, रेडर को 3 अंक दिया जाएगा। 2 खिलाड़ी को टच किया है, 2 पॉइंट तो उसका हो गया, और बोनस लाइन को पार करने के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब बोनस पॉइंट मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम ही बोनस पॉइंट है। तो इसकी स्थिति में 3 पॉइंट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। एक बार इमेज की दर्शन करा दूं और समझ में आ जाएगा। देखिए ये है भैया इमेज। अब यहां से कोई भी रेडर आया, ये रेडर जो है, ये रेडर, थोड़ा ध्यान देंगे पेन पे, ये जो रेडर है ना, ये रेडर जो है यहां पे एक टांग इसमें टच किया और एक टांग इसका हवा में आगे की तरफ है, या फिर इन्होंने दोनों टांग टच कर दिया, है ना, यहां से जा रहा है और 2 खिलाड़ी को भी इन्होंने टच करके जो है मार दिया है और सकुशल अपने घर में वापस आ गया है ना। तो इस स्थिति में बोनस पॉइंट क्रिएट होता है रेडर के लिए, और 2 पॉइंट तो खिलाड़ी को टच करने का टच पॉइंट है और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा बोनस लाइन को पार करने के लिए, और इस स्थिति में 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हो गया भैया आपका कौन सा, बोनस पॉइंट। अब यहां पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है, कबड्डी में रेडर को बोनस पॉइंट तब मिलता है, ध्यान रखेंगे, कबड्डी में रेडर को बोनस पॉइंट तब मिलता है जब विरोधी टीम के कोर्ट में कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी हो। अब कोई बच्चा जो कम समझ पाए वो कहेंगे सर अभी तो आप बताए कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 6 खिलाड़ी कहां से आ गया। अरे भाई कबड्डी में जो है ना मरना जीना वाला खेल होता है। एक आदमी को टच किया और रेडर अपने घर में आ गया, तो जिसको टच किया है राम को, तो अब राम नहीं खेलेगा, राम जो है मर गया, ये बाहर में बैठेगा, एक दर्शक बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर जब इनके एक रेडर इधर आके टच करके भाग जाएगा सकुशल, तो मान लीजिए कि इनका एक ही आउट है, तो ये राम फिर से जीवित हो जाएगा। तो इस प्रकार से खेल चलता रहता है।
तो मैंने जो अभी बोनस पॉइंट का लक्षण बताया ये तभी एप्लीकेबल होगा जब टैकल करने वाले टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी या पूरा खिलाड़ी मतलब 7 खिलाड़ी होगा। अब एक इम्पटी रेड भी होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे जैसे कोई कमजोर कबड्डी खिलाड़ी है और वो बहुत ज्यादा डर रहा है, ठीक है भाई, तो क्या करेगा कि भाई कबड्डी कबड्डी पढ़ने गया और एकदम जो है सेंटर लाइन के आगे जाके तुरंत भाग आया। भाई जब इम्पटी रेड भी अलाउ है कि भाई बिना किसी के टच करके भी भाग सकते हैं, तो मैं यहीं तक जाऊंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि भाई डिफेंड करने वाले मुझे पकड़ लेगा और मैं आउट हो जाऊंगा। तो ऐसा ना चलवे, है ना भैया। तो कम से कम जो है आपको ये लाइन तो टच करना ही होगा। अगर इम्पटी रेड भी है तो मान लीजिए आपने किसी भी खिलाड़ी को टच नहीं किया, लेकिन आप जो है यहां से नहीं भाग सकते, आपको इसको टच करके भागना है, यानी बॉक लाइन को टच करके ही जाना है वापस, तभी आपका जो है अच्छा मतलब बिना पेनाल्टी का रेड माना जाएगा और इम्पटी रेड माना जाएगा। उसमें आपको जो है कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और आप सकुशल अपने गेम में खेलते भी रहेंगे, क्योंकि आप वहां पे सांस तुरवाए नहीं, आप सांस पढ़ते पढ़ते आ गए और किसी खिलाड़ी को छुए भी नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन बॉक लाइन को टच करना है, ऐसा नहीं कि आप यहीं से लौट गए डर के मारे, तो फिर आपका जो है ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। इसके अलावा भी और चीज है, आई होप समझ रहे हैं। लाइक भी कर देना, ये तो पहले ही बोलना चाहिए, अब तो बोलना छोड़ ही दिया हूं, है ना, क्योंकि लाइक तो आप अपने मन से करेंगे, है ना। जहां पे थोड़ा मसाला मिर्ची मिलेगा वहां करेंगे, यहां तो नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अपनी अपनी है ना। इसके अलावा यहां देखिए इम्पटी रेड बता दिया, इमेज के सहारे क्या होता है। इम्पटी रेड में रेडर को कोई पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन वो मरता भी नहीं है, अपने घर में वापस आ जाता है। एक स्थिति आती है लोना का। लोना जैसे शतरंज वगैरह में भी कुछ शब्द जो है ना काफी पॉपुलर होते हैं, जैसे चेकमेट, यहाँ पे लोना है। लोना क्या होता है। लोना जब कबड्डी में दूसरे पक्ष के सभी खिलाड़ी को किसी पहले पक्ष के द्वारा आउट कर दिया जाए, यानी ऑल आउट कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति को लोना कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जो ऑल आउट करने वाली टीम होती है उसे 2 एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं। याद रखना, कबड्डी में लोना की स्थिति में 2 एक्स्ट्रा अंक प्राप्त करते हैं ऑल आउट करने वाली टीम। अब यहां पे मैंने कबड्डी में चेतावनी या सजा के रूप में जो इस्तेमाल होती है प्रणाली, उसके बारे में बात किया है। देखिए कबड्डी में जैसे फुटबॉल में वहां पे मैंने रेफरी का जिक्र किया था, क्रिकेट में भी एम्पायर होता है, कबड्डी में भी एम्पायर ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कबड्डी में एम्पायर के पास 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। फुटबॉल में 2 प्रकार के कार्ड हो रहा था, येलो और रेड, लेकिन कबड्डी में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। ग्रीन कार्ड होती है, येलो कार्ड होती है और रेड कार्ड होती है। ग्रीन कार्ड का मतलब सिर्फ वार्निंग है, इसके लिए कोई भी पेनाल्टी का प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा एक येलो कार्ड है, अगर किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखा दिया गया है तो उस खिलाड़ी को खेल से कम 2 मिनट के लिए बाहर होना पड़ेगा और साथ ही साथ विपक्षी टीम को 1 अंक जो है दिया जाएगा। मान लीजिए ये है आपके कबड्डी के मैदान, है ना, और यहाँ पे जो है ये बोनस लाइन हो गया, बक लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, सेम इस प्रकार से इधर भी समझ लीजिए। इधर का कोई खिलाड़ी जो है, इधर का कोई खिलाड़ी को, है ना, ये भाई साहब जो है एम्पायर है और इन्होंने जो है येलो कार्ड दिखाया है, तो ये वाला जो खिलाड़ी है ये 2 मिनट के लिए बाहर बैठेगा और इस वाले टीम को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। इसके अलावा रेड कार्ड का भी सेम प्रोविजन है येलो के जैसा, लेकिन येलो में जिस प्रकार से सिर्फ 2 मिनट में सजा माफ हो जाता था, रेड कार्ड में जो है शेष खेल के लिए बाहर होना पड़ेगा खिलाड़ी को, ठीक है, और सेम विपक्षी को 1 पॉइंट मिलेगा। ये तो हो गए कबड्डी खेलने की तरीके। अब आता है कि कबड्डी की मैच जब बहुत इंपॉर्टेंट हो और टाई हो जाए तो क्या करना होता है। कबड्डी की मैच जब टाई हो जाती है गुरु, तो दोनों ही टीम को 5-5 रेड, जिसे गोल्डन रेड कहते हैं, करने की अनुमति दी जाती, ठीक है। इसके सहारे रिजल्ट निकाला जाता है। इस मुकाबले में दोनों पक्ष के खिलाड़ी मैच जो है वॉक लाइन के पास खेलते हैं। अब इस लाइन से आपको क्या पता चला कि जब आपको टाई ब्रेकर का खेल हो रहा हो, टाई हो गया हो और गोल्डन रेड से नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही हो, तो उस समय 5-5 रेड दोनों टीम को दिया जाता है। और जिस प्रकार से नॉर्मल खेल में खिलाड़ी यहां से लेकर यहां तक आ सकता है, लेकिन जब टाई ब्रेकर का मुकाबला हो तो खिलाड़ी
सिर्फ सेंटर लाइन से बॉक लाइन के बीच में ही खेल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जब टाई ब्रेकर की मुकाबला चल रही हो तो मरने जीने वाला सिस्टम भी लागू नहीं होता है, सिर्फ पॉइंट वाला सिस्टम लागू होता है। यानी एक को छुएगा तो एक मर जाएगा, अब फिर अपोजिट टीम वाला को छुएगा तो दूसरा जी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये सिस्टम जो है उस समय के लिए ठप हो जाता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट सिस्टम और कार्ड चेतावनी सिस्टम एप्लीकेबल रहता है टाई ब्रेकर के मुकाबले में भी। आई होप आप टाई ब्रेकर यानी टाई होने पर भी चीजों कैसे सुलझाया जाएगा यह भी आपने समझ लिया है। इसके अलावा लॉबी को समान अवस्था में खेल क्षेत्र की सीमा से बाहर माना जाता है ना। इसके अलावा परंतु स्ट्रगल के समय यह खेल क्षेत्र का सीमा माना जाता है। इसको मैंने इमेज के सहारे समझा दिया था कि जब कोई भी रेडर और टैकल करने वाले जब स्ट्रगल कर रहा होगा उस समय अगर लॉबी में टांग हाथ छू जाए तो माफ है, लेकिन समान अवस्था में अगर लॉबी में चला जाए तो पेनाल्टी है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसे समझने के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ कंटेंट लेते हैं वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, क्योंकि ये समझ नहीं पाएगा यहाँ पे कि भाई कैसी कंडीशन में, है ना। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था, है ना। प्रो कबड्डी लीग, ये आईपीएल के जैसा कबड्डी का आईपीएल है ये। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग 2025 की फाइनल हो चुकी है। दिल्ली दबंग अपना सेकंड खिताब जीते हैं और हराया किसे, पुनेरी पल्टन को। प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 11 की विजेता हरियाणा स्टीलर्स थे पटना पायरेट्स को हराकर। कबड्डी विश्व कप भी हुआ है इस बार 25 में। तो कबड्डी विश्व कप जो पहला मौका था कि भाई देश से बाहर हो रहे हैं, है ना, एशिया से बाहर हो रहे हैं, माफ कीजिए, तो ये कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में पुरुष वाला और महिला वाला दोनों हुआ है। मजे की बात यह है कि पुरुष वाला और महिला वाला दोनों श्रेणियों के विजेता भारत रहे हैं। ठीक है, और दोनों के उपविजेता इंग्लैंड रहे हैं। तो ये याद रखना बहुत इजी है, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड उपविजेता, और हम भारत के हैं तो भारत दोनों में विजेता, चाहे पुरुष वाला हो महिला वाला हो, कबड्डी वर्ल्ड कप, है ना। मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, यहां से एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि जो बच्चे मेरे सभी प्रश्न के आंसर दे रहे हैं उसी बच्चे को मैं पढ़ाता हूं। बाद में कि कुछ तो सिर्फ टेस्ट करने आ जाते हैं, है ना भाई, तो मैं उनको ध्यान में नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको क्या समझ में आता है, नहीं आता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहां से पूछता हूं कि भाई कबड्डी विश्व कप पुरुष सबसे पहले 2004 ईस्वी में कहां पे आयोजित करवाया गया था, इस भी बता दिया, बताना। इसके अलावा प्री कैम्बियन युग से क्या तात्पर्य है, तो जो प्री कैम्बियन युग है इससे तात्पर्य है कि जीवों की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत, यहां से जो है जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्बियन युग से। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति को प्री कैम्ब्रियन युग का हिस्सा माना जाता है, जो पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा और प्रारंभिक काल है। लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व इस युग में समुद्रों में जीवन में विकास हुआ। आपसे एक अलग क्वेश्चन भी रेलवे पूछता है कि भाई सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहां हुई, धरती, आकाश, समुद्र या जल, तो आप जल मारते हो आंसर, क्योंकि समुद्र में। मेसोजोइक युग, है ना, इस युग में डायनासोर का एक छत्र राज्य था। ये बड़े विशाल हुआ करते थे, जुरासिक पार्क मूवी वगैरह आप देखते होंगे, है ना। तो ये जो डायनासोर है ना, इसी के समय मतलब जब इनका जैसे आज मनुष्य का जो है बहुत ज्यादा वर्चस्व है इस युग में, उसी प्रकार से कभी ये डायनासोर का वर्चस्व हुआ करता था, जिसे मेसोजोइक युग कहा गया है। इसी समय विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जिसे अपन पेंजिया कहते हैं, इसका पतन या फिर इसमें जो है टूटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना था। एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि भारत किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना या अंगारा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का पतन शुरू हो गया मेसोजोइक युग में, इसके परिणाम स्वरूप महासागर इत्यादि का निर्माण हुआ और इसी काल में पुष्पीय पौधा का भी प्रचलन आया और इसकी भी जीवन शुरुआत हुआ। आपने जो ये प्रश्न का आधार देखा है, वहां पे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप मेसोजोइक पहले होगा कि पहले जो है आप प्री कैम्ब्रियन होगा। तो भाई पहले प्री कैम्ब्रियन होगा, शुरुआती है वो, क्योंकि मेसोजोइक जब पेंजिया का पतन हुआ तब समुद्र वगैरह अस्तित्व में आया, कॉन्टिनेंट वगैरह अस्तित्व में आया, तो बाद में समुद्र में जीवन की जो है उत्पत्ति हुई, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
एक सेकंड, प्री कैम्ब्रियन युग के तात्पर्य जीवों की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत, नहीं ये बाद में होगा, माफ कीजिएगा, ये मेसोजोइक के बाद में, मेसोजोइक के बाद में होगा, मेसोजोइक के बाद में ही होगा, जीवों की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत, ठीक है, ये मेसोजोइक के बाद में रखेंगे। मेसोजोइक के बाद में कैसे रखेंगे, क्योंकि डायनासोर भी तो था मेसोजोइक में, है ना, तो इसे पहले रखते हैं, इसे पहले रखते हैं। आज के स्थिति के रूप में जैसे व्यवस्थित देखते हैं हम कॉन्टिनेंट, समुद्र वगैरह, ये मेसोजोइक युग में हुआ था, तो हम प्री कैम्ब्रियन को पहले रखेंगे, मेसोजोइक को बाद में रखेंगे, सुलझ गया मामला, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है, ठीक है। डायनासोर के अंत में के अंत के बारे में सबसे प्रचलित अवधारणा यह है कि देखिए, कोई जानता नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत भी कैसे हुआ था, कोई नहीं जानता, कोई कहीं लिखा है ना, वो अनुमान ही तो है, ठीक है, क्योंकि कोई आदमी 2000 वर्ष से नहीं जी रहा है, अधिक से अधिक 70-60 में काम खत्म, ठीक है। तो ये डायनासोर के अंत जो है, इसमें एक अवधारणा है कि भाई जो उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, इन सब से इनको हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। सेनोजोइक काल, यह पृथ्वी के इतिहास का वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जैसा हम आजकल जी रहे हैं। इस युग की शुरुआत डायनासोर के समाप्ति के बाद हुआ था। इसे स्तनधारियों का युग भी कहा गया, जो आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। स्तनधारी की पहचान क्या है, स्तनधारी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिस जीव के कान में जो 3 हड्डी होती है, कान में मैलियस, इनकस और स्टेपस, ये इंडिया की शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है स्टेपस, और ये कान में ये 3 मुख्य हड्डी होती है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ स्तनधारी में ही पाए जाते हैं। एक डायफ्राम होता है और बच्चों को पोषण के लिए डायरेक्ट दूध देती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है भैया, स्तनधारी के लक्षण है। हालांकि कई स्तनधारी जो है सीधे बच्चा नहीं देते हैं, परिपक्व बच्चा को जन्म नहीं देते हैं, अंडा के रूप में भी देते हैं और हाफ परिपक्व के रूप में भी देते हैं। बताता हूं कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ मैमल्स, अब जो है स्तनधारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्लेसेंटल स्तनधारी, जो प्लेसेंटा से अपनी भ्रूण अवस्था में चीजों को प्राप्त करता है, जिसे यूथेरिया कहते हैं, जैसे मानव, यह सबसे आम प्रकार के स्तनधारी है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चा मां के प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। उदाहरण मनुष्य, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े और बंदर इत्यादि, ये सब जो है आपके, है ना, प्लेसेंटल स्तनधारी या यूथेरिया कहलाते हैं। मार्सुपियल या मेटाथेरिया, ये स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ही अविकसित अवस्था में जन्म देते हैं, ठीक है। विशेषता क्या है, मादाओं के पास एक थैली होती है, जैसे आप कंगारू, इसका सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाएंगे, है ना। कोआला भालू, नुम्बेट, ये सभी के सभी जो है मार्सुपियल है, मेटाथेरिया में आता है, अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और एक डायरेक्ट अंडा भी देते हैं। मोनोट्रेम प्रोटीथेरिया, है ना, यह स्तनधारी होते हुए भी, है ना, अंडे देते हैं, अपने बच्चों को अंडा के रूप में जन्म देता है, जैसे डक बिल्ड, प्लेटिपस, इकिडना, इसे भी ध्यान रखेंगे। कुछ अप्रचलित अनसुना स्तनधारी, जैसे उड़ने वाला लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स स्तनधारी है। चमगादड़ जो पराश्रव तरंग को सुन लेता है, ये भी स्तनधारी में आता है ना। ब्लू व्हेल जो दुनिया में सबसे विशालकाय स्तनधारी है, समुद्र में पाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के लोक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर का पता लगाएं। बिहार में लोक संगीत का रूप सोहर को शादी विवाह के मौके पर गाया जाता है। देखिए, सिर्फ शादी विवाह में नहीं गाया जाता है सोहर, सत्संग वगैरह में भी गाया जाता है, लेकिन शादी वगैरह में भी गाया जाता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कथन 2 है, भटियाली गीत मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। हाँ भैया, भटियाली हो गया, बौल हो गया, ये सब पश्चिम बंगाल का जो है लोक गायन का प्रकार है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाते हैं। अब आइए इन राज्यों से संबंधित और भी कला के टर्म में चीजों को देखते हैं। बिहार में लोक संगीत के रूप में सोहर, सुमंगली इत्यादि प्रचलित है। बिहार में आएंगे नृत्य और त्योहार में, तो छठ पूजा ये सबसे पॉपुलर है। अब तो यूनेस्को में भी शामिल होने की बात कही जा रही है छठ पूजा, है ना। जटिन, छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा होती है, हाल में ही हमने मनाया है। पनवरिया, है ना, पनवरिया, विदेशिया, बिरहा। देखिए, ये बिरहा जो है, ये बिरहा उत्तर प्रदेश के बघेल खंड में भी प्रचलित है और बिहार के उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट, बिहार के नॉर्थ वेस्ट रीजन में बिरहा आप देखेंगे। बिरहा नाम से स्पष्ट है, बिरहा मतलब अकेलापन। सामा चकेवा जो है, ये दीपावली और छठ के बीच में, है ना,
बालिकाओं के द्वारा खेली जाती है और ये भाई बहन की एक प्रकार का जो है त्योहार है। झिझिया, झिझिया जो है ये एक प्रकार का डांस होती है। ये कटनी, कटनी एक प्रकार का गायन है। कटनी जो है एक प्रकार का गायन है। कटनी जंक्शन स्टेशन है एमपी के अंदर, न्यू कटनी जंक्शन और कटनी जंक्शन दोनों स्टेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पे मूंगफली नहीं खरीद रहा, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा। तो ये भैया कटनी बिहार में जो है एक गायन का प्रकार है। कटनी भी है, रोपनी भी है। रोपनी, कटनी मतलब है जब फसल काटते हैं, रोपनी मतलब जब फसल रोपते हैं। तो ये बिहार में ये सब जो है प्रचलन में है। भटियाली गीत यहां से आएंगे। अच्छा, बिहार में नववर्ष को जुड़ शीतल कहा जाता है, मैंने आपको बताया है। हालांकि ये पूरे बिहार में प्रचलन में नहीं है, ये मिथिलांचल रीजन में है जहां से मैं हूं। ठीक है, जुड़ शीतल, सवेरे सवेरे आपके माथा पे पानी जो आपसे बड़े बुजुर्ग होंगे देंगे आशीर्वाद के रूप में। और उस दिन सभी पेड़ पौधे जो जिनके स्वामित्व में है, जैसे मेरे पास 10 आम के पेड़ है तो सभी पेड़ में पानी दिया जाएगा उस दिन, ऐसा कल्चर है हमारा, है ना। और बढ़िया खाना बना के जो है चूल्ही को पूजा किया जाता है, मतलब चूल्हा लगे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा नववर्ष है। ठीक है, उसे हम जुड़ शीतल कहते हैं। भटियाली गीत तथा बौल लोक संगीत का प्रचलन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य और त्योहार जैसे लाठी, ये लाठी जो है ना पश्चिम बंगाल में, आपने डंडा को लाठी बहुत जगह सुना होगा कॉमन वे में। तो क्या है, ये पश्चिम बंगाल में मार्शल आर्ट फॉर्म का जो है एक प्रकार है। जैसे पंजाब में आपने गतका को सुना होगा, है ना। मध्य प्रदेश में आपने मलखम्ब को सुना होगा, मलखम्ब, है ना, मलखम्ब, है ना। तो ये जो है लाठी, गतका, मलखम्ब, ये सब क्या है। कलारी पट्टू, एक ने आपने सुना होगा कलारी पट्टू, कलारी पट्टू, कलारी पट्टू साउथ का है। इसके अलावा आपने सुना होगा सिलम्बम, 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 ये तमिलनाडु का है। ये सब क्या है, ये सब जो है आपका मार्शल आर्ट जैसे है। तो ये लाठी पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा गंभीरा, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छऊ, छऊ हालांकि मैंने कोस्ट में यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा भी लिखा है। छऊ 3 जगह होता है, जैसे बिहू असम में 3 बार होता है, वैसे ही छऊ 3 स्टेट में होता है। सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, जगह से स्पष्ट है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में होता होगा, सरायकेला झारखंड में है तो झारखंड में होता होगा, और मयूरभंज उड़ीसा में है तो उड़ीसा में होता होगा। इन तीनों छऊ में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि भाई जो मयूरभंज में छऊ होती है उसमें कोई भी नकाब या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला, दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला, हमारे यहां से गंगा सागर एक्सप्रेस भी चलती है, जयनगर से जो है आपका हावड़ा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है गंगा सागर मेला लगती है। ये गंगा सागर मेला कब लगती है, पौष संक्रांति के समय लगता है। और पौष संक्रांति को क्या मतलब, किस त्योहार को पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, तो मकर संक्रांति को ही पौष संक्रांति कहा जाता है। और ये जनरली आपके 14 या 15 जनवरी को हर साल आती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। पौष संक्रांति क्या है, गंगा सागर मेला इसी के उपलक्ष्य में लगता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। कामाख्या मेला भी लगती है, वो असम में लगती है, माफ कीजिए, कामाख्या मेला असम में लगती है। माफी 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 भैया, दोनों हाथ जोड़ के। पंजाब में लोक संगीत का प्रचलन रूप जो है इसे अपन टप्पा कहते हैं। देखिए शास्त्रीय संगीत का भी एक जो शैली है वहां भी टप्पा होता है, टप्पा होता है ना। आपका फिर ध्रुपद होता है और भी कई सारे हैं, है ना। तो यहाँ भी पंजाब में जो एक लोक संगीत के प्रचलन है वहां पे हम पंजाब में टप्पा को जानते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। एक टेम्पो होता है, संगीत से जुड़ी भावना में एक शब्द टेम्पो भी है। टेम्पो चलाने वाला टेम्पो नहीं भाई, एक टेम्पो है। टेम्पो क्या होता है, लय की जो है रेखा, यानी संगीत के जो लय होती है, लय, लय और सुर, है ना। तो ये जो संगीत की लय होती है कर्नाटक संगीत के अंदर, ओनली कर्नाटक संगीत के अंदर की बात करेंगे तो वहां पे हम इसे टेम्पो कह देते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, टेम्पो कह देते हैं। ये जो है टप्पा है, ये टप्पा आपके पंजाब में, है ना, प्रचलित है एक संगीत का फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा पंजाब में त्योहार और नृत्य में आएंगे तो भांगड़ा। मैंने अभी आपसे बताया था कि ये जो भांगड़ा नृत्य है ये हेम्प शब्द से उत्पत्ति हुआ है इसका, है ना। यानी हेम्प मतलब भांग, भांग से जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है भांगड़ा। और ये भांगड़ा जो है ये मेल वर्जन डांस है ना, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। ये गिद्धा जो है ये फीमेल वर्जन डांस है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। ये डफ, ये धामल, देखो धामल और एक सिद्धि धमाल, है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन आता है, धामल और सिद्धि धमाल। जो ये सिद्धि धमाल है ये आपके गुजरात का नृत्य है ना, ये जो है आपके गुजरात का नृत्य है। और खाली धामल कहेंगे या धमाल कहेंगे तो ये आपके कहां पे हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। डंकारा, भांड,
देखिए ये जो भांड है ये पंजाब का है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे पाथेर शब्द जोड़ दूं, पाथेर भांड, है ना, पाथेर भांड, तो ये हो जाएगा आपके जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भांगड़ा हो गया, भांड हो गया। गुरु पर्व, गुरु पर्व जो है ये गुरु नानक के जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। इत्तेफाक से शायद आज ही है मेरे ख्याल में, आज ही है, क्या इत्तेफाक है, क्या बात है। ठीक है, तो गुरु पर्व जो है गुरु नानक जी जो सिख धर्म के संस्थापक हैं उनके जयंती को सेलिब्रेट करने वाली सिख धर्मावलंबियों का एक त्योहार है। इट मीन्स यह पंजाब, हरियाणा या फिर जहां भी सिख धर्म के लोग रहते होंगे वहां मनाई जाती होगी। बैसाखी, बैसाखी और लोहड़ी, बैसाखी और लोहड़ी, ये लोहड़ी जो है ये पंजाब में मकर संक्रांति के समय, और ये बैसाखी जो है ये पंजाब में नव वर्ष के रूप में। तो आई होप ये पंजाब का जो है कुछ त्योहार को आपने जरूर याद किया होगा। अगला हमारा है क्रम में छत्तीसगढ़ राज। छत्तीसगढ़ के प्रचलित लोक संगीत का नाम पंडवानी है। पंडवानी को मुकाम तक पहुंचाने वाली जो कलाकार है उनका नाम है तीजन बाई। क्या नाम है भाई? तीजन बाई। ये बहुत बड़े हस्ती है पंडवानी के। ठीक है, जैसे शारदा सिन्हा जी बिहार के जो लोक संगीत है उनकी बहुत बड़ी हस्ती रही है, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जो गीत है वो सदा अमर रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेंगे, है ना। तो वैसे ही आप पंडवानी के लिए तीजन बाई जी को समझिए। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य लोक नृत्य में आएंगे जैसे गौर मारिया, गौर मारिया, गौर मारिया, पैंथी, पैंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, चंदनानी, सुवा, कर्मा, हालांकि कर्मा एक से अधिक जगह की है, सैला, बस्तर, नाम से स्पष्ट बस्तर, दशहरा बस्तर छत्तीसगढ़ में, गोंचा महोत्सव, इसी में रथ यात्रा निकाली जाती है, इसी में रथ यात्रा निकाली जाती है। और मैंने कहा था कि इसी में एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे तुपकी कहा जाता है। तुपकी क्या होता है? बांस का एक बेलनाकार सिलेंडर टाइप का छोटा बंदूक होता है जिसमें यहाँ पे एक प्रकार का फल, एक प्रकार का फल डाल के पीछे से कोई लकड़ी से प्रेस किया जाता है, तो उस फल को टकराने से गैस फॉर्म होता है। जब इस दीवार से घसीटते हुए आप धकेलते हो, जबरदस्ती प्रेशराइज करते हो, तो एक गैस फॉर्म होता है और उस गैस के सहारे यहां से ये गोली निकल जाती है बंदूक के आवाज में। तो इसे हम गोंचा महोत्सव में देखते हैं। कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये भैया छत्तीसगढ़ के कुछ एक चीज है। कल जो ट्रेन कोलिजन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास ही हुआ है, 722 किलोमीटर पर। एक मालगाड़ी और एक जो है आपके पैसेंजर ट्रेन, उसका रिपोर्ट भी आ गया है जांच वाला। कहा जाता है कि मालगाड़ी एक रेड सिग्नल को मतलब खड़ा था, इंतजार कर रहा था सिग्नल ऑफ होना, यानी पीला या हरा होने के लिए, और पीछे से जो पैसेंजर ट्रेन है वो आके गाड़ी को हिट करता है। बहुत, जिनको भी हताहत हुआ है उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र में लोक संगीत का प्रचलन रूप है पोवाड़ा। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में प्रचलित कहा जाता, अच्छा पोवाड़ा कहा जाता है ना। मुझे लगा कि कोई भूत की कहानी कहा जाता है, कैसा रहता था। तो महाराष्ट्र में लोक संगीत के प्रचलन रूप को हम पोवाड़ा कहते हैं। महाराष्ट्र में प्रचलित अन्य लोक कला जैसे लावनी काफी फेमस है, डिंडी कला, दही कला, दशावतार, तमाशा, रंगोली एक प्रकार का स्थानीय पेंटिंग है, मतलब जो जमीन पे किया जाता है, आजकल तो हर जगह होने लगी है। ये सूखे रंग से बनाए जाते हैं। वर्ली पेंटिंग जैसे बिहार की मिथिला पेंटिंग, इसे समझिए महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष है। इसमें भी बांस के एक डंडे में कलश को जो है बांधा जाता है ना, और लटकाया जाता है। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये दोनों के दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था ताकि लोगों में भाईचारा की भावना उत्पन्न हो सके। कोली डांस, कोली एक प्रकार की जो है समुदाय है महाराष्ट्र में, जैसे बिहार में सहनी जी होते हैं, यानी जिनका मुख्य पेशा मछली से जुड़ा हुआ होता है ना। इसके अलावा दही हांडी उत्सव, ये सभी के सभी जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस प्रकार से दिख रहा है, सही दिख रहा है भाई, है ना। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में संगीत का प्रचलित रूप को बिरहा या कजरी कहा जाता है ना। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य त्योहारों में आएंगे तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली, चरकुला डांस काफी पॉपुलर, चरकुला,
देव दिवाली अभी अभी मनाया जाएगा। काफी ट्रैफिक होती है बनारस वाली एरिया में, क्योंकि ये बनारस में मनाया जाता है दिवाली के 14 दिनों के बाद, माफ कीजिए। मसान होली ये भी बनारस में ही मनाया जाता है। इसके अलावा खिचड़ी, खिचड़ी ये मकर संक्रांति है उत्तर प्रदेश का। लठमार होली है ना, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के लिए रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से विचार करते हुए सही उत्तर का पता लगाएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। भाई प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी और केंद्र में स्थापित किया गया था, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को लगभग समाप्त कर दिया गया था। 1813 चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को लगभग समाप्त कर दिया गया था। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। इसके अलावा भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी लिखता है और 1909 भी लिखता है, मॉडले मिंटो है जी, तो ये खराब हो गया। इसके अलावा है हमारा इल्बर्ट विधेयक 1883 का प्रमुख उद्देश्य भारत में रह रहे यूरोपीय लोगों द्वारा भारत के बाहर व्यापार पर रोक लगाने से था। यह बिल्कुल गलत है, यह न्यायिक प्रक्रिया थी इल्बर्ट बिल, जो एक विवादास्पद रहा था। इसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। तो 3 और 4 आपका रॉन्ग है और 1 और 2 आपका सही है। ठीक है भाई, अब आते हैं कि रॉन्ग क्यों है, सही क्यों है। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझते हैं। इसमें बहुत सारे चीज हुआ था। जिस प्रकार से आप भारतीय संवैधानिक हिस्ट्री में 42वां संविधान संशोधन को समझते हो कि भाई बहुत ज्यादा चीज हुआ था, इसी कारण इसे संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसे भी कम नहीं समझना, इसमें बहुत कुछ हुआ है। ठीक है भाई, इसके करीब में सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में सेम चीज अप्लाई किया गया। यानी प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके, है ना, केंद्र में द्वैध शासन कब लगी? 1935 में। संघीय सरकार की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया। द्विसदनीय विधायिका जैसे आज भी इंडिया में चलती है, तो ये यही की देन है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था, ये इसी अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता, अब इसका अर्थ बहुत बच्चे नहीं समझते होंगे। यहां पे मैंने कहा कि भाई प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जो दोहरी नीति था ना, वो यहां पे समाप्त किया गया था प्रांतों में, यानी रीजन में। जो बच्चे अंग्रेजी वाले, प्रांत मतलब रीजन है ना, रीजन क्षेत्र। जैसे इंडिया को आप कितने प्रांत में वर्तमान में बांटते हो? तो 28 और जो यूनियन टेरिटरी, इसे प्रांत कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उस समय तो बहुत प्रांत हुआ करता था। तो ये प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लगाया गया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता भी दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो प्रांत है ना, कुछ न्याय निर्णय अपने मन से भी ले सके। इट मीन्स ये जो है लिबरल है, इट मीन्स ये जो है उदारता का भावना दिखाता है। इट मीन्स ये जो है प्रांतीय लाभ या फिर फायदे के पक्ष की बात करेगा। ठीक है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक की स्थापना, ये सब का जो है चर्च यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये तो मैं नहीं ही पूछने वाला। आप मुझे बताना कि भाई आरबीआई जो है ना, आरबीआई जो है ये आपका किस कमिटी से एस्टेब्लिश्ड किया गया था? मैं यहाँ पे कमिटी का नाम लिख देता हूं, है ना, यंग कमिटी, है ना, ली कमिटी, है ना, इसके अलावा परिसीमन कमिटी, है ना, परिसीमन कमिटी, इसके अलावा मैं यहाँ पे फूकन समिति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 अनसुने नाम आपके लिए लिखा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना, तो बताना। ठीक है, इसके अलावा यद्यपि भारतीय संविधान में अनेक देशों से चीजों को ग्रहण किया गया, भारतीय संविधान में कई सारे देशों से चीज लिए गए हैं, ठीक है भाई, फिर भी सबसे अधिक जो प्रभाव रहा है ये 1935 अधिनियम का ही रहा है ना, इसी का विस्तारित रूप आप कह सकते हो। इसके अलावा 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था वो लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक मामले में समाप्त नहीं हुए, इसीलिए मैंने लगभग लिखा था स्टेटमेंट में। ठीक है भाई, क्योंकि इस अधिनियम तक चीन से व्यापार करना जो है छूट दिया गया था और कुछ चीज की खेती पे भी छूट दिया गया था। ठीक है भाई, इसके अलावा मतलब कुछ चीजों के व्यापार, कुछ पार्टिकुलर चीजों के व्यापार में छूट दिया गया था, लेकिन जनरली बंद कर दिया गया था।
1909 अधिनियम को, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम में क्या होता है, मॉर्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मतलब आप अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपके लिए अलग चुनाव होगा, आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपके लिए अलग चुनाव होगा, आप सिखिज्म है, आप बौद्धिज्म है तो आपके लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था कराए जाएंगे। ठीक है, जातीय जनगणना कराने वाला देश का सेकेंड राज्य कौन सा है? आपको क्या लगा मैं पहला नहीं पूछने वाला, ये सेकेंड राज्य कौन सा है बताना बच्चा, है ना, जीनियस बच्चा बताना। इसके अलावा इलबर्ट विधेयक 1883 लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी बच्चे कंटेंट लेते हो, किसी को सर्कुलेट नहीं करना है, आप खुद ही कंपटीशन बढ़ाओगे। 100 बच्चे जो लाइक करते हैं वीडियो को, मुझे लगता है वो 100 को मैं पास कराऊंगा, और वो होगा भी, क्योंकि लाइक तभी कोई करता है जब चीजें समझ में आती है, और उनको समझ में आ रही है, इट मींस उसकी सफलता दूर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो सर्कुलेट ना करें चीजों को, कहीं सेंड ना करें। हमारी मेहनत की जो होती है वो तो होती है, आपके लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है, ये बात में पूर्णतः सच्चाई है। कभी अपने मन से सोचना, हमारे एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में वर्तमान समय में, या फिर कभी भी मेरा कोई भी रोल, मतलब मुझे जाना पहचाना तो नहीं हूं, लेकिन कंटेंट के मामले में दिल से पूछना किसी और जगह से और मेरा से, है ना, बताना कि ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, या फिर बराबर तो लगेगा ही, उससे ऊपर लग रहा है कि नहीं। ठीक है मेरे भाई है ना, तो सर्कुलेट ना करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन है ना, इससे हमारी मेहनत की जो है बहुत ज्यादा, मतलब अंदर से टूटना एक तरीके से हो जाता है ना। इलबर्ट विधेयक क्या था, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। इलबर्ट विधेयक क्या था कि भाई देखिए, जो भारत में अगर यूरोपियन बंदा कोई भी क्राइम वगैरह में फंसता था, है ना, ये भी करेगा क्राइम, तो ये अगर करता था, फंसता था, तो इसकी जो सुनवाई है कोर्ट के अंदर, ये सिर्फ ब्रिटेन के जज ही कर सकते थे, ऐसा नियम था। ये कोई भी हिंदुस्तानी जज के पास इसका केस नहीं जाएगा, और जब ये हिंदुस्तानी जज के पास केस नहीं जाएगा, तब ये जो है, आप पूर्वाग्रह ग्रसित समझ रहे हो वाइस, है ना, तो भाई फैसला इनके हक में दे दिया करता होगा। तो इस चीजों को जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको भी यूरोपियन केस मिले, इसके लिए इलबर्ट विधेयक लाया गया था। ठीक है भाई, अब आप समझ गए ये किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाई आपको मिलान करना है पुस्तक और लेखक के साथ, और पुस्तक मैंने सभी भारत के भूतपूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री से उठाया है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। ये इंद्र कुमार गुजराल साहब जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतने की बात यह है, जब यहाँ पे मैं रीडिस्कवरी लिख दूंगा ना, तो इसका आंसर मेघनाथ देसाई हो जाएगा, है ना। मेघनाथ देसाई जो है, ये आपके क्या है भाई, मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। ज्योतिपुंज, ये नरेंद्र मोदी साहब लिखे हैं, ज्योतिपुंज। अमर आग, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब लिखे हैं। तो अपने आप में सभी की जो मिलान है वो सही करके हमने दिया है, ठीक है, जो जिसके सामने है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए कुछ अन्य पुस्तकों पे अगर प्रकाश डाले, तो ग्लिम्पिस ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक जो है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं स्टोरी, हालांकि माई स्टोरी के लेखक कई अन्य लोग भी हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब भी लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने ऑप्शन में मेंशन किया था, इंडिया एंड वर्ल्ड, है ना, तो ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपसे एक चीज और कहना है यहाँ पे, सबसे पहले सेंगोल को रिसीव करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। सबसे पहले लाल किला के लाहौरी गेट से झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहने वाले जवाहरलाल नेहरू है। बीआरओ के स्थापना करवाने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो ये कुछ एक चीज जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है, इन्हें जरूर याद रखें। मेटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन, ये इंद्र कुमार गुजराल साहब की जो है ऑटोबायोग्राफी है। बेटा बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में बस इतनी सी फर्क होती है कि ऑटोबायोग्राफी आपके ऊपर है और आपने खुद ही लिखा है, बायोग्राफी आपका कोई और लिख सकता है जब आप अच्छे काम करेंगे, जैसे कलाम साहब की बायोग्राफी और भी कई महापुरुष की बायोग्राफी लोग लिखते हैं। माय ट्रूथ एटर्नल इंडिया,
इंटरनल नहीं है, एटर्नल मतलब शाश्वत, है ना। इसके अलावा ये सब जो किताब है ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी को अपन आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह लेंगे, इंदिरा गांधी को अपन आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह लेंगे। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था महिला में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी हमारे देश के पहला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1975 के आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर देश में पहली बार आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। इसरो की स्थापना भी इंदिरा गांधी ही करवाए थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। मेरी 51 कविताएं, संसद के 3 डिकेड, राष्ट्रीय एकीकरण, डिसेसिव डेज निर्णायक दिन, है ना, बैक टू स्क्वायर ऑन एक जो है मुहावरा है अंग्रेजी में जिसका अर्थ होता है जहां से चलना वहीं पहुंच जाना, है ना, जहां से चलना वहीं पहुंच जाना। ये एक जो है फ्रेज कह सकते हो, इडियम कह सकते हो इसको। डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, 21 पोएम्स, अमर बलिदान, अमर आग, ये सभी के सभी जो कृत्य है, ये जो लेखन का कार्य है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है हिंदी में देश के बाहर भाषण देने वाले प्राइम मिनिस्टर है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम आपने सुना होगा, जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क नेटवर्क प्रणाली है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है, इन्हें ध्यान रखेंगे। सोशल हारमोनी, एग्जाम वॉरियर, ज्योति पुंज, वक्त की मांग, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, डिवाइन इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, ये सभी के लेखक वर्तमान प्रधानमंत्री, है ना, श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। अगला है हमारा, नोट करके एक चीज लिखा है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि द ट्रुथ इंदिरा गांधी ने लिखी है, तो मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना भैया। महात्मा गांधी किस लेखक से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे, इस बात की आंसर मैं आपसे ही जो है चाहूंगा। मैं थोड़ा सा ऑप्शन दे दूं, जॉर्ज ऑरविले, जॉन रस्किन, रस्किन बॉन्ड, बस इतना से काम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नहीं देने की जरूरत। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है ना गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश के पहले मोरारजी देसाई की जो है आत्मकथा है। वर्तमान समय तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर, यानी जनता पार्टी के तरफ से ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई साहब। अगला यहाँ नोट करके मैंने लिखा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, है ना, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जैसे मोरारजी देसाई साहब लिखे हैं, उसी प्रकार से एक अंग्रेज राइटर हेलन कॉलर के द्वारा भी लिखा गया है। चेंजिंग इंडिया, अंग्रेज है कि अमेरिकन है भाई हेलन कॉलर, थोड़ा देख लेना भाई, गलती भी हो सकता है, हेलन कॉलर अमेरिकी है कि अंग्रेजी है, अभी इतना याद नहीं इनके बारे में, ठीक है। चेंजिंग इंडिया, ए डिकेड ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, मेकिंग डेमोक्रेसी, वर्क फॉर प्रो पुअर इत्यादि सभी किताब के लेखक, है ना, महापुरुष स्वर्गीय श्री, है ना, मनमोहन सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है। मनमोहन सिंह साहब, है ना, हमको लगता है इतने ज्यादा पोस्ट होल्ड किए हैं, किसी और लोगों की जो है अभी तक नहीं किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब है जो मनमोहन सिंह साहब के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इनके राइटर संजय बारू है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का पता लगाइए। सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही संसद या राज्य के विधानमंडल में सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने या मतदान करने का अधिकार है। वेरी गुड। अब भाई भारत के हो तभी तो आप मतदान करोगे, वोटर लिस्ट में नाम तो होना चाहिए या फिर चुनाव लड़ोगे, है ना। इसके अलावा नहीं तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे मुखिया के चुनाव में खड़ा हो जाए भाई, तो इसलिए आपको अच्छा लगेगा, है ना। इसके अलावा भारत में नागरिकता की प्रकृति एकल है जो इन्हें ब्रिटिश व्यवस्था से अलग बनाती है, और मुखिया के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इसलिए खड़ा होंगे क्योंकि एक बार अगर जीत गया ना, मुखिया बन गया ना डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई पूरे आजीवन गाड़ी पे लिखा सकेंगे भूतपूर्व मुखिया, क्योंकि अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति जब तक है तब तक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से हट गया फिर कॉमन आदमी बन जाता है, जैसे बराक ओबामा को देखे होंगे। लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे एक बार आप मुखिया में खड़े भी हो गए ना तो मुखिया लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1950 को लागू किया था। ये गलत है भाई। भारतीय संसद में जो नागरिकता अधिनियम आया था ना, ये 1955 में आया था, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगा था। तो 1955 होगा, 50 नहीं होगा। दूसरा जो है, भारत में नागरिकता की प्रकृति एकल है, जो इन्हें ब्रिटिश व्यवस्था से अलग बनाती है। अरे अलग नहीं बनाती है ना, अलग नहीं बनाती है, सेम बनाती है। तो भाई दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, पहला सही था, है ना। चौथा देखते हैं, दिसंबर 2004 से पहले वंश के आधार पर बिना किसी पंजीकरण के ही देश से बाहर जन्म लिए बच्चों को भारत का नागरिक माना जाता था, यदि उनके माता पिता या फिर माता पिता में से कोई एक भारत की नागरिकता प्राप्त पहले किए हो, है ना, है ना। तो ये सही है, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। दिसंबर 2004 से पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए पति पत्नी में से किसी को भी भारत की नागरिकता प्राप्त है और बच्चा स्वीडन में प्राप्त हो रहा है, तो बच्चे को ऑलरेडी नागरिकता वंश के आधार पर दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आइए, कुछ मौलिक अधिकार तथा वोट डालने का अधिकार जो है ना, कुछ मौलिक अधिकार तथा वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत के संवैधानिक पोस्ट पर काबिज होने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही होगा। यहां पे आपने कुछ शब्द का मेंशन देखा, इसका मतलब मैंने कल बताया था कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ये इंडियन और विदेशी दोनों के लिए जो है लागू होती है, लेकिन कुछ एक है जो सिर्फ भारतीय के लिए ही लागू होती है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब। माफ करना भैया। भारत में नागरिकता एकल प्रदान की जाती है, जो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। बिल्कुल सही है, एकल है। अगर आप भारत के बाहर अमेरिका को देखे, स्विट्जरलैंड इत्यादि को देखे, तो वहां पे आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगा। विश्व के अधिकांश देश में एकल नागरिकता ही है। अब नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल है, ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 12 में आपको देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल है 5 से 11, यहाँ पे देखते हैं, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अब संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो जिस आधार पर नागरिकता तय किया गया, इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 5 में मिलेगा। अनुच्छेद 6 क्या है कि भाई पहले कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, फिर जो वहां से आए तो उनके बारे में नागरिकता कुछ विशेष शर्त के साथ। अनुच्छेद 7 क्या है, अनुच्छेद 6 के तहत जो लोग आए थे इंडिया, उनमें नागरिकता कितनी, किस लेवल, किस अनुसार दिया जाएगा, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 8 क्या होता है कि भारत मूल के वैसे लोग के नागरिकता अधिकार को भारत से बाहर निवास कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत से बाहर रह तो रहे हैं, लेकिन उसकी नागरिकता कब तक सुरक्षित है, कैसा सुरक्षित है, वो सब के बारे में यहाँ पे मिलेगा। अनुच्छेद 9 ऐसा है कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी या फिर किसी भी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ की नागरिकता उनका समाप्त माना जाएगा। अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता किस प्रकार से कैरी करेगा। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को जो है नियमन करना समय समय पे, तो ये अनुच्छेद 11 में है। भारतीय संविधान में नागरिकता ग्रहण करने तथा त्यागने की कई प्रणाली अवेलेबल है। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत नागरिकता का अर्जन जन्म से होता था, वंश के आधार पर होता था, पंजीकरण द्वारा होता था। पंजीकरण तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति विशेष इंडिया में 7 वर्ष या उससे अधिक तक एक वैलिड प्रूफ के साथ निवास किया हो तो, ठीक है भाई। दिसंबर 2004 में एक ऐसा कानून आया कि भाई अब जो है कोई भी व्यक्ति की जो बच्चे हैं भारत से बाहर जन्म ले रहे हैं, है ना, तो तब तक भारत का नागरिक नहीं माना जाता जब तक 1 वर्ष के भीतर उनके पेरेंट्स के द्वारा भारत में जन्म का पंजीकरण नहीं करा दिया गया हो। इस प्रकार के बच्चे को भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को शपथ पत्र, हलफनामा देना होगा कि भाई उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश की वर्तमान में जो है नागरिकता अवेलेबल नहीं है ना। इसके अलावा नागरिकता की त्याग की कई तरीके हैं। स्वैच्छिक त्याग, आपका मन है मुझे नहीं लेना है भाई नागरिकता, तो आप त्याग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। बर्खास्तगी के द्वारा, आपने कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम कर दिया तो भी आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर जब कोई आपने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले ली है तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है। यह सरकार द्वारा वंचित करने पर, फर्जीवाड़ा के केस में, जैसे आपने भैया एक कोई तो था भाई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया था, हर्षद मेहता था या फिर ऐसा कुछ था, है ना, तो भाई इस केस में जब फर्जीवाड़ा में भी लोग फंसते हैं तो नागरिकता रद्द किया जा सकता है।
ठीक है, मुझे याद नहीं है, कोई तो था ऐसा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था, जो एप्लीकेबल यानी लागू होती है मार्च 2024 में। 19 में लाया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून, है ना, 24 में लागू होता है। और ये किस मुख्य कानून में संशोधन करेगा? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है संशोधित करेगा। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की विशेषता क्या है? विशेषता है कि भाई पाकिस्तान हो, अपनी जो पड़ोसी स्थलीय सीमा वाला देश है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पे धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब जो इंडिया आ गए हैं ना, तो उनको नागरिकता प्रदान करना है, ध्यान रखें। इसके अलावा अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारकों में सर्वप्रथम क्या जरूरी होता है? भाई अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक माना गया है, जिसमें सबसे प्राथमिक भूमि और श्रम होता है। तो यहां पे मैंने भूमि लिखा है, ठीक है ना। उत्पादन के 4 कारक, है ना, जो है भूमि, श्रम, माल और उद्यमशीलता है ना। आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूं 90% अपने माइंड से क्रिएट करता हूं, और उसमें वो सभी तेल मसाला होते हैं जो आपको चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आपको जरूरत है एग्जाम पास कराने के लिए। किसी भी चीज की फैक्ट को आप अच्छे से अगर मेरी क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर करे और आपका छूट जाए, ठीक है। तो इत्मीनान के साथ पढ़िए। एक दिन में एक भी वीडियो की, एक भी मेरा क्लास का कंटेंट आपने एज्यूम कर लिया तो आप जो है एकदम नशेरी बन जाओगे पढ़ाई का, और आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे नशा कई तरीके का होता है, पढ़ाई का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा अल्कोहल का ही हो, है ना भाई। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो इसके बाद में नीचे बताऊंगा चीज, है ना। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग बनाता ही हूँ और ऐसे ही करते आया हूँ। एक्चुअली मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, आपको भी पता होगा भाई, घर परिवार देखते हुए, नौकरी देखते हुए पढ़ाता हूँ, है ना। पढ़ाने में अच्छा लगता है, और ऐसे भी नहीं कि कुछ भी पढ़ाऊंगा, भले 10 दिन नहीं पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा काम का ही चीज, है ना। यूट्यूब चैनल को चमकाना नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, जो सिर्फ ऐसे ही भीड़ की ओर जा सकते हो, जिनको पास होना है वही मेरे पास रहे, ठीक है भाई। उत्पादन के 4 कारक, भूमि, श्रम, माल, उद्यमशीलता, है ना। क्योंकि जब किसी चीज से आर्थिक उगाही होने लगता है तब आदमी को लोभ बढ़ता है, और अगर आर्थिक उगाही हो नहीं रहा है तो लोभ जो है स्टडी हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी लोभ नहीं है। प्रेमानंद बाबा को बहुत दिन से सुन ही नहीं रहा हूं, कुछ अमल भी कर रहा हूं, तो अब लोभ बचा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए आप अपने फायदा के लिए पढ़िए, और हमारी जो ये कंटेंट है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भूमि होती है सबसे पहले। अब हवा में कोई बात कर सकता है, हवा में फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते आप, है ना। तो भूमि चाहिए आप, फिर भूमि, श्रम चाहिए आपको, मेहनत, लेबर पावर चाहिए आपको, फिर कच्चे माल की जरूरत होगी, और फिर उद्यमशीलता की आवश्यकता होगी, मैनेज करना, जोखिम करना या व्यवसाय करना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक चीज लिखा है कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अनुसार श्रम उत्पादन का मूल कारक है। VVI कर लेंगे, इसमें 4 इकोनॉमिक्स का जो महारथी है उनका नाम दे देगा, और फिर पूछेगा किस अर्थशास्त्री के अनुसार श्रम जो है उत्पादन के कारक का मूल इकाई माना जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक नाम भी चलेगा, एडम स्मिथ या फिर डेविड रिकार्डो। जनरली डेविड रिकार्डो का नाम रहता है, ठीक है भाई। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो मांग का नियम है ना, ये एडम स्मिथ ही दिया है। मांग का नियम खाली कहेगा तब, लेकिन मांग और पूर्ति दोनों का नियम कहेगा तो फिर मामला बदल जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा, नीचे बात करेंगे, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में ये कारक जो है, ये जो 4 कारक आपने देखा है ना, ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है और आपूर्ति के लिए आवश्यक इनपुट होते हैं, है ना भैया। भाई आपके कच्चे माल ही नहीं है, आपके पास गन्ना ही नहीं है, तो आप गुड़ कहाँ से बना पाओगे? अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे भाई चुकंदर से बना लूंगा, खजूर से बना लूंगा, तो आप सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते हो गुरुजी, ठीक है भाई। तो ऐसा, इसके अलावा पूंजीवाद व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, ठीक है,
अब देखिए ये तो उत्पादन के कारक हो गए। अब जो अर्थव्यवस्था की जो सबसे शुरुआती चरण है वो किस प्रकार की सिस्टम है इसके बारे में जानना है, यहां से क्वेश्चन आती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या व्यवस्था में उत्पादन के कारकों को अक्सर व्यवसाय मालिक और निवेशकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोटे मोटे बात इसमें समझ लीजिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, किताबी भाषा में ही आपको मैं पढ़ाया तो मेरी क्या जरूरत है, किताब में तो लिखा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक, पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है कि भाई इस व्यवस्था में सरकार का जो है ना एक आंख बंद रहता है, मतलब कुछ भी देखेगा ना तो तुरंत एक्शन नहीं लेगा। मतलब इस व्यवस्था में जो पूंजीपति वर्ग है, जिनकी बिजनेस व्यवसाय है, जो निवेशक है, उन्हीं का बोला वाला होता है, सरकार की वर्चस्व बहुत कम होते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए ये मालिकों के द्वारा या निवेशकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस व्यवस्था में लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होते हैं। लेकिन मैं दुनिया से गुहार लगाऊंगा भाई इतना भी उद्देश्य मत रख मेरे भाई कि किसी की जान ले ले। जैसे अभी एक कफ सिरप बहुत ट्रेंड में चला था, कोल्ड ड्रिंक, है ना, वो जो है बच्चे की जान ले लिए, कई सारे बच्चे की। तो भाई इतना भी लाभ मत कमाओ कि मिलाना है कुछ एथिलीन और मिला दिए मेथिलीन, भाई जिससे गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे मत करो भाई, जान की कीमत तो समझो, लाभ तो तुम कमाओगे ही, कमा ही रहे हो, है ना। इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण का आधार बाजार का नियम होता है। इसमें जो है सरकारी दखल तो होती नहीं है और अधिकार किसके, पूंजीपति वर्ग के होती है। तो बाजार के नियम से ही जो है संचालित होते रहती है आर्थिक गतिविधियां। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है, तो ये वाला जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या कर देगा, उत्पादन तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ भाव भी बढ़ा देगा, क्योंकि इन्हीं की मर्जी चलनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मांग बिल्कुल ही नहीं रहा, दिवाली चली गई, पटाखा बिक नहीं रहे, तो पटाखा का उत्पादन ये अब कम करेगा। ठीक है भाई, और दाम भी घटा सकता है। ठीक है, तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होता है, शून्य। ठीक है भाई, सब मालिकाना हक मालिक के पास, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। यहां पे नोट करके लिखा हो जेबी से, कहीं कहीं ये जेबी जॉन बैप्टिस्ट नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट से का नियम लिखा रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि यही है जेबी से। ठीक है भाई, इन्होंने एक बाजार का नियम दिया था, इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण कर लेती है, पूर्ति अपनी